जय हिंद फ्रेंड्स। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे इस साइंस का जो फिजिक्स केमिस्ट्री हमारा पढ़ रहा था, फिजिक्स का पार्ट चल रहा था हमारा। फिजिक्स का जो पार्ट चलेगा कौन सा? विद्युत धारा। कौन सा पार्ट चलेगा हमारा? विद्युत धारा के बारे में करेंगे। इसके बारे में हमको पढ़ना है। फटाफट आप लोग लाइव आ जाइए, है ना। फटाफट आप लोग लाइव आ जाइए, आप लोग लाइव आ जाइए। स्टार्ट करेंगे हम लोग आज फिजिक्स का ये चैप्टर। फिजिक्स का यह चैप्टर हमारा होगा ये विद्युत धारा। यहाँ पे आप दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे कौन सा पार्ट हमारा है? विद्युत धारा। कौन सा हमारा है? ये विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। गुड आफ्टरनून एवरीवन। फटाफट आप लाइव आ जाइए, फटाफट लाइव आ जाइए। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून आयजा खान, ताना बेगम। चलिए फटाफट लाइव आ जाइए और हम स्टार्ट करते हैं आज का ये बहुत ही बेहतरीन चैप्टर, है ना। इससे बहुत ही तरह कई एग्जामों में से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग के पैरामेडिकल का हो या डीएलएड का हो या फिर किसी भी एग्जाम में जिसमें साइंस पूछा जाता है, उससे अगर इससे क्वेश्चन आएगा ना, है ना, उससे अगर ये क्वेश्चन आएगा तो इसकी पूरी जानकारी आज ले लेना है। इसके बाद इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ये वाला पार्ट हमारा बच गया, रह गया, इसको किस तरीके से याद करें। क्लियर है? नोटिफिकेशन नहीं आया? आ जाएगा नोटिफिकेशन, जस्ट नोटिफिकेशन दिख रहा होगा, है ना। चलिए हमारा ये, चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्या ये चैप्टर स्टार्ट करें, है ना। चैप्टर स्टार्ट करें। फटाफट रेडी हैं आप लोग? रेडी हैं? फटाफट लाइव आ जाइए और लाइव के साथ साथ एक लाइक प्रेस कर दीजिए। हाँ सर रेडी है ना। यहाँ सर रेडी है, लाइक प्रेस फटाफट कर दीजिए, फटाफट जल्दी में, थोड़ा स्पीड में। हमारे पास टाइम लिमिटेड है, लिमिटेड टाइम पे हमको पूरा खत्म भी करना है ना। लिमिटेड टाइम में आपका सिलेबस खत्म करना है, इससे पहले कि लेट हो जाए। फटाफट आप लाइव आ जाओ, है ना। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा चैप्टर का नाम जो हमारा रहेगा, इस चैप्टर का नाम जो हमारा ये क्या लिखा है? विद्युत धारा। इसके बारे में जानना है हमको कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, इसका यूज क्या होगा, इससे क्वेश्चन कैसे आता है ना। इसका किस तरीके से क्वेश्चन आता है वो भी जानना है हमको। तो क्वेश्चन को भी अच्छे तरीके से रीड करना है पूरे पेशेंस के साथ। आप पेशेंस बना के रखो। इसमें जितने भी टॉपिक आएंगे, इलेक्ट्रिक करंट में जितने भी टॉपिक आएंगे, वे सारे टॉपिक को मैं पूरे इजीली वे में समझाऊंगा, है ना। और जहां समझ में ना आए तुरंत आप उठा अब क्वेश्चन बता दीजिएगा, हाँ सर ये वाला समझ में नहीं आया। क्या समझ में ना आए वो क्वेश्चन पूछिएगा, ये मैं पूछेगा सर समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया, है ना। आपको जहां समझ में ना आए तो वो क्वेश्चन को कर दीजिएगा। चलिए पहला हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा ये रहा कि विद्युत धारा का ये डेफिनेशन लिखा हुआ है ना। विद्युत धारा का ये डेफिनेशन लिखा हुआ है। रेडी हैं आप लोग? वेरी गुड, यस सर, यस सर। चलिए ये हमारा विद्युत धारा का ये एक डेफिनेशन लिखा हुआ है। ये सिंपल सा डेफिनेशन है। डेफिनेशन को पढ़ लीजिए क्या कह रहा है ना। इसमें क्या कह रहा भाई कि किसी चालक, चालक यानी कि कंडक्टर, है ना, किसी कंडक्टर में विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रवाह को, प्रवाह मतलब फ्लो होना, है ना, फ्लो होना के दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। इसको थोड़ा, है ना, क्या हमारा गया? इलेक्ट्रिक करंट हो गया। क्या हो गया? इलेक्ट्रिक करंट। शॉर्ट में यहां पे हम लिख देते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक करंट, है ना, करंट। फिर चालक को बोलते हैं कंडक्टर, कंडक्टर। ये विद्युत आवेश हो गया हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक, यहां पे डेफिनेशन में क्या कर रहा है? एक आसान सा डेफिनेशन दिया हुआ है ना, आसान सा डेफिनेशन दिया हुआ है हमारा। देखिए साइंस किसी भी एग्जाम में आएगा, चाहे वो 0 लेवल का हो या हीरो लेवल का हो, किसी भी एग्जाम में साइंस का इस चैप्टर से एग्जाम आएगा, उसके लिए आपको रीड करना है ना। ये मतलब सर मेरे लेवल का पढ़ाइए, मेरा ये सब लेवल का है, टॉप टू बॉटम लेवल, है ना, 0 से लेकर के हीरो तक सब चीज को यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। क्लियर है? यहाँ देखिए कहा क्या रहा है, किसी चालक में विद्युत आवेश की प्रवाह को, विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो के रेट को ही क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ दो टर्म इंपॉर्टेंट है, दो टर्म, एक नया टर्म आया हमारा, है ना। कौन सा टर्म? एक हमारा चालक,
एक हमारा चालक टर्म आता है, दूसरा हमारा विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज टर्म आता है। ये दो टर्म सर क्या होता है, फटाफट आप लोग कमेंट में ये बताइए। कंडक्टर किसे कहेंगे, कंडक्टर किसे कहेंगे, व्हाट इज कंडक्टर, है ना, व्हाट इज कंडक्टर। ठीक, पहले कंडक्टर का बताइए, कंडक्टर होता क्या है, कमेंट में फटाफट आप लोग तो कंडक्टर किसे कहेंगे, कमेंट में फटाफट लिखिए कि कंडक्टर किसे कहेंगे। और साथ ही साथ ये इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है और कंडक्टर क्या होती है। ये दो पॉइंट आपको फटाफट कमेंट में लिखना है ना, दो पॉइंट को कमेंट में लिखना है कि सर व्हाट इज कंडक्टर एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। क्लियर है। तो सबसे पहले आप देखो, आप स्टार्टिंग से पढ़े होंगे कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है, चालक और कुचालक, है ना। हमारा जिसको सुचालक भी तो रहते हैं, चालक को सुचालक भी कह देते हैं और कुचालक भी कह देते हैं हमारा, है ना। मुस्कान भारतीय, धारा आसानी से जा सके उसे क्या कहेंगे, सुचालक, चालक कहेंगे। ई का फ्लो, रजनीश कुमार, फ्लो, ई का फ्लो होगा, चलिए ई मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो, चलिए ठीक है। हमारा क्या होगा, चालक क्या है, यानी कि एक पार्ट जो हमारा करंट है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट, एक ऐसा मटेरियल ले, ये कोई रॉड होगा, आयरन का रॉड ले ले, एक ऐसा रॉड है यानी एक ऐसा मटेरियल है जिसमें क्या हो, करंट फ्लो होता हो। करंट क्या होता हो, यानी एक जगह से दूसरे जगह चला जाएगा। अगर ये मेटल का बना होगा, ये अगर किसी मेटल का बना होगा, इस मेटल को अगर हम करंट में, यानी कि अगर कहीं पे पता है कि यहाँ पे लाइन है, करंट है, उसमें अगर टच करा दे और इससे टच होने के बाद यह क्या हो जाएगा, यहां से इस पार चला जाए। क्लियर है, यानी इसमें करंट फ्लो हो जाए, जिसमें करंट बह जाए, जिसमें करंट पास कर जाए। क्लियर, अ मटेरियल विच अलाउड टू पास द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इटसेल्फ, एक ऐसा मटेरियल जो खुद से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देता है, उसे क्या कह देंगे, हमारा कंडक्टर कर देंगे। सिंपल, ये वाला सिंपल सा पार्ट है। आप हमको इतना बताओ कि सर ये तो कंडक्टर समझ में आ गया, जिससे करंट पास करेगा, जिस मटेरियल से कंडक्टर करंट पास कर जाए उस मटेरियल को हम लोग कंडक्टर कह देंगे। लेकिन ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, चार्ज क्या नाम है, चार्ज किस चिड़िया का नाम है भाई, बताए फटाफट आप लोग। ये चार्ज कौन से चिड़िया का नाम है, इसको फटाफट बताइए आप, है ना। क्या पढ़ा रहे हैं, ये आज हम इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा रहे हैं, है ना, विद्युत धारा, विद्युत धारा को हम लोग पढ़ रहे हैं। आप लोग फटाफट बताइए ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। कंडक्टर तो समझ में आ गया कि सर कंडक्टर वो होगा जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाए, यानी कि वैसा ऑब्जेक्ट जो खुद से करंट को यानी कि आई से दिखाते हैं हम लोग, करंट को दिखाते कैसे, आई से। अगर ये आई यहां से चल करके इस पार आ जाएगा, है ना, ये अगर ये आई यहां चल करके इस पार आ जाएगा तो क्या कहलाएगा, हमारा कंडक्टर कहलाएगा। अगर पास नहीं करता होगा तो क्या कहलाएगा, इंसुलेटर कहलाएगा, है ना। तब क्या कहलाएगा, इंसुलेटर कहलाएगी। क्लियर है। तो बस ये बताना है व्हाट इज चार्ज, चार्ज क्या होती है ना, चार्ज क्या होता है। ठीक है ना। है ना, चलिए हमारा क्या हो गया, ये इलेक्ट्रिक करंट का क्या हो गया, हमारा करंट का। तो ये करंट का हमारा जो इलेक्ट्रिक चार्ज आता है, ये चार्ज होता क्या भाई, चार्ज को हिंदी में कहते हैं आवेश, चार्ज को हिंदी में क्या कहेंगे, आवेश कहेंगे। तो आवेश होता क्या, चार्ज होता क्या है, सिंपली जान लो। कोई भी दुनिया का कोई भी मैटर ले लें हम, है ना, दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट ले लें, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लें, उस ऑब्जेक्ट का अपना खुद का एक प्रॉपर्टी होता है, उस ऑब्जेक्ट में अपना खुद का एक प्रॉपर्टी होगा, जिस प्रॉपर्टी की वजह से वह क्या करेगा, इलेक्ट्रिक इफेक्ट या मैग्नेटिक इफेक्ट को फील करता है। ठीक, मैंने क्या बताया कि दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट ले ले हम, उस ऑब्जेक्ट के पास अपना खुद का प्रॉपर्टी होता है, जिसके थ्रू वह क्या करती है, या तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी कि विद्युत धारा का प्रभाव, विद्युत प्रभाव, या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट चुंबकत्व प्रभाव, इन दो प्रभाव को शो करता हो, दिखाता हो। तो जिसकी वजह से, जिस चीज की वजह से वह इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट को शो कर रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं।
उसी को क्या कहते हैं हम लोग, चार्ज कहते हैं। क्या कहेंगे, तो चार्ज। तो चार्ज हमारा अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो चार्ज का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ये क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। तो यहां जो एक वर्ड लिखा हुआ है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ये होता क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है ऐसा प्रॉपर्टी जिसको हम कभी निकाल नहीं सकते। किसी के अंदर अगर मान लीजिए किसी बच्चे के अंदर बचपना है, किसी बच्चे के अंदर हमारा क्या हो, अगर किसी बच्चे के अंदर ईमानदारी हो तो हम कहेंगे उसकी बच्चे को वहीं छोड़ दो, ईमानदारी को लेके आ जाओ, है ना, बच्चे को वहीं छोड़ दिया जाए, बस उसकी ईमानदारी को मेरे पास लेके आ जाओ। क्या ये संभव है, नहीं हो सकता। अगर किसी बच्चे में बचपना है तो क्या उसके बचपने को हम बाहर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसका मतलब है बचपना, ऑनेस्टी, ये सब क्या है, उसका इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। किसी भी बच्चे का क्या है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। तो वैसे प्रॉपर्टी को हम लोग जो कभी बाहर नहीं निकाल सकते, बस फील कर सकते हैं, ये है, बस फील कर सकते हैं, ये है, इसके बाद हम उसको बाहर नहीं निकाल सकते हैं, है ना। तो ये हमारा कहलाता है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। तो चार्ज भी क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जिसको हम कभी बाहर नहीं कर सकते, बस उसके अंदर है, और जिसके थ्रू, ड्यू टू विच, जिसके कारण से, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से, विच अ मैटर, यानी कोई भी पदार्थ फील क्या करता है, फील करता है, फील्स क्या चीज, इलेक्ट्रिक इफेक्ट या और मैग्नेटिक इफेक्ट। बात समझ में आई, हमने क्या कह दिया, फ्रेश नहीं दिख रहा, क्लियर है। ये क्या लिखे हैं कि आवेश क्या है, एक ऐसा प्रॉपर्टी है, एक ऐसा नेचर है जो किसी भी मैटर के अंदर रहता है और जिसकी वजह से वो क्या करता है, किसी भी चीज को अपनी ओर आकर्षित करता है। मतलब इलेक्ट्रिक इफेक्ट को और मैग्नेटिक इफेक्ट को क्या करता है, फील करता हो। इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट को फील करता हो तो वैसे पार्ट को हम क्या कहेंगे, चार्ज कह देंगे। बोले चार्ज समझ में आई बात, चार्ज क्लियर है, क्या चार्ज समझ में आई, है ना, चार्ज समझ में आया। चार्ज यहां जो लिखा हुआ मैं बता रहा आपको कि चार्ज क्या है, चार्ज एक ऐसा प्रॉपर्टी है, एक ऐसा इंट्रिंसिक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई भी पदार्थ क्या करता है, फील करता है। क्या फील करेगा भाई, तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को और मैग्नेटिक इफेक्ट को, यानी कि विद्युत प्रभाव को और चुंबकत्व प्रभाव को, इन दो प्रभावों को क्या करता है वह, है ना, क्लियर है। ये दो प्रभावों को क्या करता है हमारा, वह फील करता है, क्लियर है। अभी तक आप लोगों ने चार्ज का शायद डेफिनेशन नहीं पढ़ा होगा, ये चार्ज का प्रॉपर डेफिनेशन हो गया, है ना। अगर ये लिख रहे हैं चार्ज का सटीक डेफिनेशन नहीं होता, आप शायद ध्यान से पढ़े नहीं होंगे। ये वाला पार्ट हमारा एक एग्जैक्ट चार्ज का ये प्रॉपर्टी बताता है कि चार्ज होता क्या है, ठीक, चार्ज होती क्या है, यहां पे हमारा डेफिनेशन हो गया, है ना, क्लियर है। तो हमारा क्या, यह एक अंदरूनी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट दो प्रॉपर्टी को, दो चीज को फील करेगा, या तो चुंबकत्व प्रभाव को या फिर विद्युत प्रभाव को या फिर चुंबकत्व प्रभाव को, इन दो प्रभावों को वह करेगा, फील करेगा, ठीक है। इतने से बात को हम कर देंगे चार्ज। आवेश, अब आवेश को कितने भाग में बांटा गया भाई, आवेश को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, दो पार्ट में। आवेश दो होते हैं हमारा जो आवेश होगा, जो चार्ज होगा, वो आवेश कितना होता है, दो। आवेश को कितने भाग में तोड़ दिया, दो। क्योंकि ये जो यहां कह रहा है कि किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह, इसका मतलब यही फ्लो करता है ना, विद्युत आवेश का फ्लो करना हो गया। तो विद्युत आवेश हमारा कितने प्रकार, दो प्रकार का। कौन सा, एक पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव आवेश यानी धन आवेश, और दूसरा एक नेगेटिव चार्ज यानी कि ऋण आवेश। एक धन आवेश, एक ऋण आवेश, है ना, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश, है ना। ये दोनों पार्ट हमारा होगा कि चार्ज को कितने भाग में डिवाइड कर दिया, हम दो भाग में तोड़ दिए, एक नेगेटिव चार्ज, दूसरा पॉजिटिव चार्ज। अभी तक आप लोगों ने बस इतना पढ़ा होगा कि चार्ज सर सिर्फ दो चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। चार्ज होता क्या, यहां मैंने बता दिया कि चार्ज क्या एक प्रॉपर्टी है जिसके तहत कोई
कोई भी पदार्थ क्या करता है, वह विद्युत प्रभाव और हमारा मैग्नेटिक यानी कि चुंबकत्व प्रभाव को फील करता है, महसूस करता है, उसी को हम लोग चार्ज कह देंगे। यानी कि हमारे अंदर भी क्या है, चार्ज होगा, हमारे अंदर भी क्या है, चार्ज है, तभी तो हम इलेक्ट्रिक इफेक्ट को फील करते हैं। अगर अपने हाथों को हम कहीं पे वायर को पकड़ लेंगे तो उसमें करंट होगा तो हमको पता चलेगा ना, हाँ करंट है, ठीक। इसका मतलब मेरे अंदर भी क्या, चार्ज होगा, और किसी भी पार्ट में क्या होगा, चार्ज होगा। इसे ये पेन है, मैग्नेटिक इफेक्ट को फील करता है, इसको कहीं अगर सटा देंगे मैग्नेट में तो चिपक जाएगा, ठीक। तो मैग्नेटिक इफेक्ट को ये फील कर रहा होगा हमारा, तो मैग्नेटिक इफेक्ट और इलेक्ट्रिक इफेक्ट दोनों को फील करने वाला को हम क्या कर देंगे, चार्ज कर देंगे। चार्ज हमारा कितने पार्ट का, दो टाइप का चार्ज, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है। इसके बाद एक और चीज आता है कि हमको इतना पता है भाई, कोई भी नॉन लिविंग थिंग होगा, कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स अगर होगा तो वह बना किसका होगा, एटम का। कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स होगा वह किसका बना होता है, एटम का बना होता है। क्लियर है ना। इतना तो पता होगा आपको कि कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स होगा वह एटम यानी कि परमाणु का बना होगा, है ना। हिंदी इंग्लिश दोनों लिख देते हैं आपको, चिंता मत कीजिए, है ना। किसका बना होगा, परमाणु का बना होगा। किसका बना होगा, परमाणु का बना होगा हमारा। अब परमाणु का बना होगा, और जो लिविंग थिंग्स होंगे वह किसका होगा, सेल का बना होगा, यानी कोशिका का। लिविंग थिंग्स एटम हमारा कोशिका हो गया, और नॉन लिविंग थिंग्स क्या हो गया हमारा, ये एटम का बना हुआ हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब समझिए आगे देखते हैं, है ना। अब आगे इसके पार्ट, ये वाला स्लाइड क्लियर हो गया, इतना पार्ट क्लियर है आपको, ठीक। चलिए आते हैं आगे। अगले पार्ट में कर रहे हैं, अरे कुछ लिखा हुआ नहीं, कोई बात नहीं, इसको हम लोग मिल के भरते हैं। इसको कुछ लिखा हुआ नहीं है तो मिल के भरते हैं। हमने क्या बताया एटम के बारे में, क्या बताया, एटम के बारे में। तो एटम हमारा कैसा होता है, ये एटम हमारा, एटम को हिंदी में बोलते क्या, परमाणु। क्या कहेंगे, परमाणु। तो परमाणु हमारा क्या होता है, परमाणु को जब देखा गया तो ये परमाणु इस तरह का हो गया। आप केमिस्ट्री में जब पढ़ाऊंगा वहां एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना, तब उसको पूरा डीप में पढ़ा दूंगा, परमाणु संरचना को पूरा डीप में पढ़ा दूंगा, है ना। अब आते हैं क्या कि यह परमाणु होता है, तो परमाणु के इसके सबसे ये जो हमारा है इसको बोलते हैं कक्षा। किसको क्या कहेंगे, कक्षा कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑर्बिट। अंग्रेजी में क्या कहेंगे, ऑर्बिट। अंग्रेजी में इसको कहेंगे ऑर्बिट, ठीक, कक्षा। और बीच में हमारा क्या होता है, केंद्रक, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। ये क्या हमारा हो गया, केंद्रक। ये क्या हमारा हो गया, केंद्रक हो गया। इतना तो पता होगा आपको, है ना। केंद्र हो गया हमारा, जिसको केंद्रक, न्यूक्लियस भी कहते हैं, केंद्रक भी, केंद्र भी कहते हैं इसको। अब इस ऑर्बिट में हमेशा एक चीज घूमता है, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा उस पर माइनस चार्ज होता है, -1। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है। और बीच में हमारा होगा कौन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज और न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज, शून्य, उसमें कोई चार्ज नहीं होता, तो 0 होता है। जब कोई चार्ज नहीं होगा तो 0 होगा। रजनीश कुमार आपको बताते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है, चिंता ना करें, है ना। अभी आप यहां समझिए, क्लियर हो जाएगा तब आप पूछ लीजिएगा कहां सर ये पार्ट छोड़ गया हमारा, ठीक। ये हमारा हो गया। अब क्या है, इलेक्ट्रॉन घूमता है, इसी के घूमने से हमारा चार्ज फ्लो होगा, है ना। घूमता कौन है हमारा, बस इलेक्ट्रॉन घूमेगा। कौन सा पार्ट घूमेगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही घूमेगा। और ये वाला जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये घूमता नहीं है। तो कोई भी करंट अगर पास करता है तो वह इलेक्ट्रॉन के मूव करने से, इलेक्ट्रॉन ही एक जगह दूसरी जगह क्या करती है, मूव करती है। इलेक्ट्रॉन ही एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो इलेक्ट्रॉन के जाने से ही क्या होता है, चार्ज के, ये हमारा चार्ज हो गया। इसी के जाने से और आने से ही क्या होता है, करंट उत्पन्न होता है। इसी के जाने और आने से ही क्या हो जाएगा, हमारा करंट उत्पन्न होगा। तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से ही हमारा क्या निकलेगा, हमारा क्या निकलेगा, करंट होगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। क्यों भाई, प्रोटॉन को क्यों नहीं कहें, क्योंकि प्रोटॉन हमेशा क्या होगा, एक ही जगह बैठा रहेगा, है ना। प्रोटॉन क्या होगा, एक ही जगह बैठा रहेगा, उसको मतलब नहीं है हमको कहीं जाना है या आना है ना। क्लियर है, वेरी गुड। इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कभी भी अपने जगह से नहीं घूमता, है ना। उसके बाद आगे आते हैं कि इलेक्ट्रॉन के घूमने से, तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इलेक्ट्रॉन उस पर जा रहा है तो क्या कहलाएगा, कंडक्टर।
क्या कहलाएगा? कंडक्टर कहलाएगा। अगर उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा है तो क्या कहलाएगा? कुचालक, है ना, जिसको बोलते हैं हिंदी में, हिंदी में बोलते हैं कुचालक, और हिंदी में क्या कहेंगे उसे, इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंसुलेटर। क्या कहेंगे? इंसुलेटर। क्या कहेंगे? इंसुलेटर, है ना। अगर इलेक्ट्रॉन घूमेगा, जाएगा, फ्लो करेगा तो नहीं, तो हमारा क्या? कंडक्टर होगा, और अगर नहीं करेगा तो इंसुलेटर होगा। हम विद्युत धारा में पढ़ रहे हैं किसको? चालक को, यानी कि कंडक्टर को पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। क्लियर है? अब ये हो गया बात। अब इसके आगे पार्ट आते हैं कि सर चार्ज है, ठीक है। अब चार्ज दो तरीके का पार्ट हो गया हमारा। एक चार्ज ऐसा होगा कि अगर चार्ज एक जगह से अपने जगह, बस एक जगह फिक्स कर दें, हमने एक इलेक्ट्रॉन को कहीं से उठाया, क्लियर है, हमने एग्जांपल तो आप देखें कि ये कोई इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को उठा के कहीं से लाए और यहां पे रख दिए, बस रख दिए हैं, और वो कहीं जा नहीं रहा, अपने जगह उसको एक जगह सेट कर दिया, रख दिया भाई कि तुम यहीं बैठे रहो, ठीक। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या है? स्थिर है हमारा। यहां इलेक्ट्रॉन क्या हमारा? स्थिर है। उसको बोलते हैं इंग्लिश में स्टैटिक। क्या कहते हैं? स्टैटिक। तो उसी को जब इलेक्ट्रॉन अपने जगह से एक जगह को रख दें उसको, और वो एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा आ रहा हो, तब वैसे पार्ट को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मतलब वहां पे क्या है? विद्युत जो हमारा होगा वह स्थिर है, यानी चार्ज क्या हमारा? स्थित है ना। इसको स्थित कर, इसको बोलेंगे पॉइंट चार्ज। ये क्या कहेंगे? इसको पॉइंट चार्ज कहेंगे, है ना। क्लियर है? इसे क्या कहेंगे? पॉइंट चार्ज कहेंगे। कब? जब किसी एक पार्ट को हमारा क्या हो? क्लियर है? किसी एक इलेक्ट्रॉन को एक जगह पे आके फिक्स कर दें, किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को आके कहीं पे फिक्स कर दे, तो हमारा हो गया पॉइंट चार्ज हो गया। अब उस पॉइंट चार्ज को, ठीक, अगर सिर्फ हम स्थिर चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, स्थिर आवेश के बारे में पढ़ेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे, स्थिर आवेश के बारे में पढ़ेंगे, तो वह हमारा क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आएगा कि भाई यहां पर चार्ज स्थिर है ना। स्थितिक आवेश में कहते हैं उसको, है ना, वैद्युतिक स्थितिक आवेश में, रेस्ट में है। अगर वही मोशन में आ जाए, जब इलेक्ट्रॉन मोशन में आ जाएगा, तो हम पढ़ेंगे उसको किसमें? करंट में। क्या पढ़ेंगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी। कब? जब यह इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा? मोशन में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन अगर गति में रहेगा तो हम लोग पढ़ेंगे करंट में, और वही इलेक्ट्रॉन अगर रेस्ट में रहेगा तब भाई हम सिर्फ चार्ज पढ़ेंगे कि सर ये एक चार्ज है, एक नॉर्मल सा चार्ज है जो एक जगह पे रखा हुआ है ना, एक जगह पे रखा हुआ है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हमारी बात। इलेक्ट्रॉन अगर एक जगह फिक्स होगा तो स्थिर आवेश होगा हमारा, वही अगर गति में होगा तो मोशन में जैसे इलेक्ट्रॉन आया तो हम कह देंगे कि यहां पर करंट पास कर रहा है, यहां करेगा क्या? करंट पास कर रहा है ना, ठीक है। ये वाली पार्ट क्लियर हो गई। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या हुआ कि अगर कभी कभी ऐसा क्वेश्चन देगा आपको कि एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है और एक इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं यहां पर है, ठीक। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है आपका कि एक इलेक्ट्रॉन एक जगह पर है जिसको हम ए रख दिए हमारा, कि पॉइंट ए पर कोई चार्ज है, और दूसरा पॉइंट बी पर कोई चार्ज है, पॉइंट ए और पॉइंट बी पर कोई चार्ज है, ठीक। इसको मान लिए क्या? चार्ज को हम लोग, आवेश को हम लोग, जो आवेश लिखा रहता है, आवेश को एक पॉइंट को दिखाते हैं किसको? क्यू से। किससे? क्यू से दिखाते हैं। तो यहां मान लेते हैं हमारा क्यू चार्ज है, प्लस हो या माइनस हो, यहां पर भी एक हमारा कोई प्लस माइनस क्यू चार्ज है हमारा, ठीक। ये वाले पार्ट हो गई। अब इस वाले पार्ट पे कहेगा कि दोनों के बीच कौन सा फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स लगेगा, है ना। क्लियर है? कौन सा फोर्स लगेगा? तो फोर्स लगने के बाद क्या हो जाएगा? यहां पे आपको एक, अगर दो सेम चार्जेज हो तो प्रतिकर्षण होता है, मतलब रिपल्सिव फोर्स लगता है, क्लियर है। और वही अगर दोनों अलग अलग चार्जेज होंगे तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। यहां बात क्लियर हो गई। प्रतिकर्षण फोर्स और हमारा क्या हो गया? हमारा आकर्षण फोर्स, आकर्षण बल, है ना। क्लियर है? अब ये रहा कि इस पॉइंट पर
अब इन दोनों के बीच अगर फोर्स लग रहा है तो कितना लग रहा है। आपका क्वेश्चन पूछता है कि किसी भी दो पॉइंट चार्ज के बीच, किसी भी दो स्थित पॉइंट चार्ज के बीच अगर फोर्स निकालना होता है तो हम कौन सा फॉर्मूला किसका यूज करते हैं, किसके प्रिंसिपल को, किसके सिद्धांत को यूज करते हैं, किसके सिद्धांत को वहां पे यूज करते हैं, है ना। क्लियर है, किसके सिद्धांत को यूज करते हैं। हाँ जी, आपको मैंने कहा ना कि जो टॉप चैप्टर में पढ़ाऊंगा टॉप हमारा जीरो से लेकर के टॉप तक, है ना, जीरो से लेकर के सबसे टॉप तक पहुंचाऊंगा। आप बस पढ़ते रहिए इसको, है ना। अगर आता है आपको तो ठीक है, हम आपको, अगर किसी को नहीं याद है, नहीं पता है, तो हम उसको लेके चलेंगे सबको साथ लेकर के, ताकि सब एक साथ आकर के वहां तक चले जाए, है ना। रिपल्सन फोर्स हमारा अगर सेम चार्ज होगा, सेम आवेश होगा, तो दोनों में क्या करेगा, रिपेल करेगा, धक्का मारेगा, भाई दूर भाग जाओ। और वही अगर अलग अलग चार्ज होगा तो ये इसको अपनी ओर खींच लेगा और ये इसको अपनी ओर खींच लेगा, दोनों एक दूसरे को खिंचाव बल लगेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होगी, एक फोर्स लगता है हमारा, तो फोर्स कितना लग रहा है उसको निकालने के लिए हम लोग पढ़ते हैं क्या, कूलाम का नियम। क्या कहते हैं, कूलाम का नियम, है ना, कूलाम प्रिंसिपल। कूलाम का नियम क्या होता है ये बताता है आपका, ठीक है ना। वेरी गुड धीरज कुमार, देवराज, वेरी गुड। लिखा कूलाम का नियम क्या कहता है कि फोर्स जो है हमारा, ये आपका क्वेश्चन यहां से बनता है, कूलाम के नियम के अनुसार फोर्स प्रोपोर्शनल किसके होता है, फोर्स किसके बराबर होती है ना। फोर्स किसके बराबर होता है, तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये वाला सिंबल है क्या, डायरेक्टली यानी कि समानुपाती हमारा होता है किसका, तो मैग्नीट्यूड ऑफ कौन सा, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉइंट चार्ज है, दो पॉइंट चार्ज के बीच का गुना जो होगा, दो पॉइंट चार्ज को गुना कर देंगे और गुना करने के बाद जो आएगा वो हमारा क्या होगा, वो फोर्स के डायरेक्टली बराबर होगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। दूसरा क्या हमारा है कि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यानी यहां भी लगाएंगे समानुपाती का, इसका पढ़ेंगे व्युत्क्रमानुपाती। क्यों, क्योंकि नीचे आ गया 1/r², 1/r²। क्लियर है, इसको मान लेते हैं हमारा इक्वेशन नंबर 2, समीकरण नंबर 2। ठीक, अब इन दोनों समीकरण को मिला दीजिए, तो मिलाने के बाद क्या हो जाएगा, ये Q1 यानी कि पहला चार्ज गुना दूसरा चार्ज बटे r², क्या हो गया, बटे r²। ये वाला पार्ट हमारा आ गया। अब इन पूरे को क्या कहेंगे हम, कूलाम का नियम। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि ये दे देगा, कहेगा कि ये किसका नियम दिया हुआ है ना, ये किसका नियम दिया हुआ है। यहां पे जितने भी टॉपिक आपको पढ़ाए जा रहे हैं सब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़ाए जा रहे हैं, कि कौन सा क्वेश्चन आप लोग को पूछ सकता है, किस तरीके से पूछता है, ये सब आपको पढ़ा रहे हैं आपको, है ना। कभी ये दे देगा, कहेगा कि ये बताइए किसका नियम दिया हुआ है, या फिर ऐसा दे कहेगा कि कूलाम का नियम इनमें से कौन सा है ना, या फिर यह दे देगा कि कूलाम के नियम के अनुसार चार्ज फोर्स के डायरेक्टली बराबर होता है या फिर इनडायरेक्टली बराबर होता है, या फिर यह कह देगा कि इन दोनों के बीच का जो दूरी है, बीच के दूरी को आर दूरी कहते हैं, क्या कहते हैं, आर से दिखाते हैं, डिस्टेंस को आर से दिखाते हैं। तो दोनों के बीच का जो दूरी है वह फोर्स के डायरेक्टली बराबर होता है कि इनडायरेक्टली बराबर होता है भाई, है ना। तो इन सब को यहां पर पे हमारा ये इस बात को याद रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि सर ये तो पूछता ही नहीं एग्जाम में, एग्जाम में आपसे सब पूछता है, वो कहां से पूछ देगा, आपको उसके लिए प्रिपेयर होना है, कोई भी पार्ट छूटना नहीं चाहिए, है ना। क्लियर है, ठीक, ये वाला कूलम्स का नियम क्लियर हो गया। अब इसके बाद आते आगे, अब इसके बाद की कहानी आगे पढ़ते हैं। अब इसके बाद क्या लिखा होगा ये पढ़ते हैं। ये कूलम्स का नियम इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखिएगा, है ना। कूलम्स का नियम इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे अगला पार्ट हमारा क्या है कि ये जो चार्ज हम पढ़ चुके हैं, चार्ज को लेकर क्या करा है कि धनात्मक आवेश यानी कि हमारा पॉजिटिव चार्ज। अब अगला पार्ट क्या करा हमारा, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर, क्या कि पॉजिटिव चार्ज के प्रवाह की दिशा ही क्या कहता है, विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है। यानी कि पॉजिटिव चार्ज जिधर फ्लो करेगा उधर ही इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगी, जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा उधर ही हमारा इलेक्ट्रॉन, हमारा क्या चार्ज फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगी। जिधर से हमारा धनात्मक आवेश फ्लो कर रही है, जिधर जाएगी धनात्मक आवेश उधर ही क्या कहलाएगी हमारी। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे देख ले कि हमारा बैटरी होता है ना,
बैटरी में एक तरफ प्लस चार्ज होता है, एक तरफ माइनस चार्ज होता है। इधर मान ले प्लस चार्ज, इधर माइनस। माइनस हमेशा किसको दिखाएगा? इलेक्ट्रॉन को दिखाएगा। माइनस हमेशा किसको दिखाएगा? इलेक्ट्रॉन को दिखाएगा। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा इधर से जाएगी, इलेक्ट्रॉन इधर से जाएगा, और उधर से जो आएगी तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट यानी कि उल्टा दिशा से हमारा क्या आता है? धारा आता है, यानी कि करंट आता है। धारा यानी कि करंट, यानी कि जिसको आई से दिखाते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक। चलिए अब आते हैं क्या हमारा, तो यहां पे क्वेश्चन ये भी पूछता है कि इलेक्ट्रॉन और धारा के बीच की दिशा की तरफ विपरीत होता है या फिर समांतर होती है? समांतर होगी, विपरीत होगी, यहां से भी क्वेश्चन बनेगा। ठीक, तो आपको क्या बताना है कि करंट का डायरेक्शन और हमारा इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होता है? अपोजिट होगा, विपरीत होगा। जिधर से करंट जाएगा उधर के जस्ट अपोजिट साइड से हमारा क्या? इलेक्ट्रॉन आएगा। यहां से भी क्वेश्चन आएगा आपका। ठीक है, फिर से अगला पार्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट क्या है हमारा, कि विद्युत धारा की दिशा ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत होगा। वो ऊपर जो बताया वही लिखा हुआ है हमारा पार्ट। अगला क्या कर रहा है कि विद्युत धारा का मात्रक, यानी कि करंट को हम लोग मापते किस में है? करंट को हम लोग मेजरमेंट किससे करेंगे, है ना? करंट को मेजरमेंट किससे करेंगे? तो करंट को मापने वाला एक मशीन है, इसको बोलते हैं एमीटर। तो यहाँ क्वेश्चन क्या बनेगा कि करंट को कैसे मापते हैं हम लोग? एमीटर से। करंट को कैसे मापते हैं हम लोग एमीटर से मापते हैं। और एमीटर से, और वह उसका एसआई यूनिट क्या होगा? यूनिट के बारे में हम लोग कल ही पढ़े हैं कि एसआई यूनिट क्या होता है हमारा, है ना? तो एसआई यूनिट क्या होता है हमारा? एम्पियर। क्या होता है भाई? तो आंद्रे मेरी एम्पियर ने बनाया था इसको, है ना? आंद्रे मेरी एम्पियर ने बनाया, इसलिए नाम इसका पड़ गया क्या कि एम्पियर। क्या हो जाएगा हमारा? एम्पियर। और करंट का एक फॉर्मूला होता है हमारा I इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन टी, चार्ज बाय टाइम। क्या होगा? चार्ज बाय टाइम। तो चार्ज बाय टाइम हमारा इधर करंट हो गया। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है हमारा? कूलम्ब। अभी जस्ट पढ़ाए हम आपको, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम्ब होता है। कूलम्ब को C से दिखाएंगे, टाइम को सेकंड से दिखाएंगे, तो कूलम्ब पर सेकंड। कूलम्ब पर सेकंड वही यहाँ लिखा हुआ है, कूलम्ब पर सेकंड, ये वाला पार्ट कूलम्ब पर सेकंड क्या हो जाएगा हमारा? 1 एम्पियर के बराबर होगा। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि 1 एम्पियर बराबर वॉट, दे करके 4 ऑप्शन आपको दे देगा, है ना? कि 1 एम्पियर दे देगा कि 1 एम्पियर इक्वल टू कौन सा हमारा इसमें सही होगा? तो ऑप्शन दे देगा, क्या हो जाएगा कि 1 कूलम्ब चार्ज अगर 1 सेकेंड में फ्लो होता हो तो वो क्या करेगा? 1 एम्पियर के बराबर होगा। ठीक, 1 हमारा करंट का हो जाएगा एम्पियर। 1 एम्पियर के बाद क्या होगा? 1 कूलम्ब चार्ज जब 1 सेकेंड में किसी भी धारा, किसी भी जगह पॉइंट पे क्या हो? प्रवाहित होता हो तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? हाँ जी, सब क्लास से लेगी आपकी। आप यहाँ जो पढ़ा है इसको तो पढ़िए ध्यान से। क्लियर है? तो ये वाला पार्ट हमारा हो गया। अगले पार्ट पे आते हैं हम लोग। अगला का पार्ट क्या लिखा है कि विद्युत धारा के टाइप, कि करंट का कितना टाइप होता है, करंट का कितना पार्ट होता है, करंट को कितने भाग में डिवाइड किया गया भाई? तो 2 पार्ट में। कौन कौन सा? एक डीसी करंट, दूसरा एसी करंट। डीसी करंट और एसी करंट। पहला क्या हमारा हो गया? डीसी करंट हो गया, दूसरा क्या हो गया हमारा? एसी करंट। यहां तक समझ में आई बात? अभी तक हम सिर्फ स्टार्टिंग पढ़ाए थे आपको, स्टार्टिंग के चार्ज क्या होता है, चार्ज का फिर एक हमारा डेफिनेशन भी बता दिया आपको। चार्ज को 2 पार्ट में डिवाइड किया, वो भी पढ़ लिए। चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन का और करंट का डायरेक्शन क्या होगा वो भी पढ़ लिए हम लोग। फिर एक कूलम्ब लॉ भी पढ़ा दिए, उससे क्वेश्चन जितना पूछागा वो भी कर लिए हम लोग, है ना? क्लियर है? और फिर आगे क्या हमारा आता है कि ये टाइप कितना होगा? कौन सा भाई? इलेक्ट्रॉन का जो हमारा फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन के बहने को ही क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। तो करंट के टाइप कितने होते हैं? तो 2 टाइप, डीसी करंट और एसी करंट। तो डीसी करंट का एग्जांपल कौन है? हमारा बैटरी, है ना? जो बैटरी से निकली होती है ना, बैटरी से निकलने वाला जो हमारा करंट होता है वो हमारा डीसी करंट होता है। और इसकी जो स्पीड होती है थोड़ा कम होती है, इसका स्पीड जो होगा वह कम होगा। और यह यूनिट डायरेक्शन यानी कि सिंगल डायरेक्शन का होता है, एक दिशा में जाने वाला होता है, या सिर्फ एक ही दिशा में जाने वाला होता है ना?
तो ये जो हमारा डीसी धारा होगा यानी कि डिस्ट धारा, क्या कहते हैं इसको, डिस्ट धारा, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डीसी करंट, डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट करंट क्या होगा, यह सिंगल डायरेक्शन का होता है कि एक ही दिशा में कहीं जाएगा और यह बहुत ही कम दूरी तक तय करता है। इसका डिस्टेंस लेवल बहुत ही कम होता है, ज्यादा दूर तक ये नहीं जा सकता। और दूसरा क्या होता है हमारा प्रत्यावर्ती धारा, क्या, अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि इसको हम ज्यादा दूर तक फ्लो करा सकते हैं, ज्यादा दूर तक इसको हम भेज सकते हैं, जिस वजह से क्या होती है, यानी घर में या फिर हमारा जो पावर हाउस से जो करंट एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना होता है, उसको हम वहां पे कौन सा यूज करते हैं, एसी करंट को। कौन सा करंट को, एसी करंट को। क्यों भाई, क्योंकि इसका जाने की जो पावर होती है बहुत ज्यादा होती है, या एक जगह से दूसरी जगह आसानी से बहुत दूर तक जा सकता है। और फिर जो घर में यूज होता है वह डीसी में होती है, इसीलिए वहां यूज करते हैं हम लोग कौन सा, एक ट्रांसफार्मर। उसको आगे पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर का काम क्या क्या है, क्लियर है। तो यहां क्या करती है कि जो घर में हमारा यूज हो रहा है, जो हमारा करंट यूज करते हैं, वह एसी से डीसी में कन्वर्ट होके करते हैं, है ना। और डीसी का एसी करंट क्या करता है, यह किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचेगा। एसी करंट का जो नेचर है क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी आदमी को कुछ होगा तो अपनी तरफ खींच लेगा। और एसी डीसी का क्या होता है कि वो खींचता नहीं है, अगर इस पास सट जाएंगे तो ये झटका मारेगा। बात समझ में आई, हमारा क्या डीसी क्या हो जाएगा, अगर इसमें हमारे पार्ट में सट जाएगा, अगर हम डीसी को टच कर लें तो अगर करंट होगा उस पर तो हमको हाथ झटका लगाएगा, दूर फेंक देगा। और लेकिन वही अगर एसी होगा तो झटका नहीं लग करके क्या कहेगा, चिपक जाएगा। क्लियर है। जैसे बोलेगा आ लग जा गले, भाई बहुत दिन से मिले नहीं है ना, बड़े दिन बाद मिले हो, तो ये लग जा गले वाला बात इसका हो जाएगा। ये क्या करेगा, भाई तुमको मेरी जरूरत नहीं है, तुम भाग जाए इधर से, ठीक। तो डीसी करंट हमारा क्या है, ये झटका मार के भगा देगा, और एसी वाला क्या करेगा, अपनी ओर खींच लेगा, है ना। क्लियर है ये बात, यहां तक की बात समझ में आई आपका। फिर आप लोग पॉइंट से डाइवर्ट होते हैं। मैंने कितनी बार बताया कि जो पढ़ रहे हैं इसको ध्यान से पढ़िए, यहां समझ में जो ना आए, क्वेश्चन किस तरीके का पूछा जाता है मैं बता रहा हूं आपको। यहां आपको पूछ देगा भाई कि एसी करंट हमारा आकर्षण करने वाला होता है प्रतिकर्षण वाला, तो आकर्षित वाला करना होता है, या क्या करती है, आकर्षण करता, खींचता किसी को। डीसी क्या होती है, हमारा प्रतिकर्षण वाला होता है। इन दोनों में से कौन सा है जो ज्यादा दूरी तक जा सकता है, तो एसी करंट। डीसी हमारा नहीं जाएगा। हमारा फिर क्या होता है कि घरों में जो अगर डीसी यानी बैटरी से लगा रहता है, उसमें हम लोग लगाते हैं क्या, एक इन्वर्टर, है ना। वहां क्या लगाते हैं, एक इन्वर्टर लगाते हैं ताकि सारा मशीन हमारा काम कर पाए, तो बैटरी वाले पार्ट को इन्वर्टर। और वही अगर एसी को लगाना हो तो वहां लगाते हैं रेक्टिफायर। क्या लगाते हैं, रेक्टिफायर। चलिए अब आगे आते हैं, अगला पार्ट हमारा क्या आएगा, उसी के बारे में लिखा हुआ है कि यदि किसी परिपथ यानी कि किसी सर्किट में, सर्किट आप लोगों को पता होगा, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, परिपथ में धारा की एक ही दिशा में बहती है, आपको बता दिए सिंगल डायरेक्शन का होता है हमारा। दूसरा उसे क्या होता है, बैटरी इत्यादि से प्राप्त धारा को डिस्ट धारा कहलाती है, किसी भी सिंगल सेल से होगा। बैटरी का सिंबल क्या होगा, इस तरह का, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला, फिर एक बड़ा वाला एक छोटा वाला, फिर एक बड़ा वाला एक छोटा वाला। इस तरह को क्या बोलते हैं, सेल, यानी कि हमारा सेल को दिखाएगा। और इस ग्रुप ऑफ सेल को क्या कर देंगे, बैटरी कर देंगे। इसे क्या कहेंगे, एक बैटरी के तौर पर लिख देंगे, है ना। और बैटरी में हमारा बैटरी फिर दो टाइप का होता है, वो अगले नेक्स्ट अलग चैप्टर में पढ़ लेंगे उसको, है ना। चलिए फिर आगे आते हैं, अगले पार्ट हमारा क्या लिखा है, प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी करंट। ये हमारा क्या है, एसी करंट को दिखाएगा। किसको दिखाएगा, एसी करंट को दिखाएगा कि एसी करंट क्या होता है हमारा, ठीक है। इस एसी करंट को क्या कहेंगे भाई, यह देख लेते हैं। ऐसी धारा जिसके मान एवं दिशा समय के साथ आवर्ती रूप से परिवर्तित होता है। मैंने पहले बताया एसी करंट का डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है। एसी करंट का डायरेक्शन फिक्स नहीं होगा, कभी भी किसी डायरेक्शन में जा सकता है वो, है ना। जिधर वायर होगा, वायर के इधर भी जा सकता है और इधर भी आ सकती है। क्लियर है, तो दोनों तरफ आ सकता है। कॉन्सेप्ट को याद रखिए, क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछेगा वो बता दीजिए आप, है ना। अगर आपको कॉन्सेप्ट पूरा पता होगा तो किसी भी तरीके का जो हमारा क्वेश्चन पूछ जाए आप आसानी से बना सकते हो उसको। फिर दूसरा पार्ट हमारा क्या कहलाता है भाई, ये प्रत्यावर्ती होगा। फिर क्या, डिस्ट धारा की अपेक्षा, यानी कि डीसी की अपेक्षा एसी वाला जो है, एसी का प्रमुख लाभ यह है कि हमारा जो एसी करंट को विद्युत ऊर्जा की अधिक हानि के बिना
कभी आपको ये क्वेश्चन पूछ देगा कि दोनों में से एसी और डीसी में से किस में विद्युत ऊर्जा की कम लॉस होता है, चाहे एसी में होता है विद्युत कम लॉस या फिर डीसी में होता है। यहाँ क्या लिख दिया आपको कि प्रत्यावर्ती धारा को विद्युत ऊर्जा की अधिक हानि के बिना, यानी कि ज्यादा लॉस नहीं होगा, के बिना लंबी दूरी तक संप्रेषित किया जा सकता है, यानी कि लंबी दूरी तक भेज सकते हैं। अगर एसी करंट होगा यहाँ तो यहाँ से ज्यादा दूर तक वो जाएगा, ये भी एसी कहलाएगा। क्लियर है? यानी कि हमारा डिस्टेंस हो गया, एक लॉन्ग डिस्टेंस को अगर कवर करना हो, एक लंबी दूरी को तय करना हो तो क्या कहेंगे, उसे हम एसी करंट कर देंगे। और वही अगर डीसी वाला होगा तो ये ज्यादा दूर नहीं जाएगा, बगले में जाकर रुक जाएगा, बोलेगा भाई अब हम नहीं जाएंगे, हमारे पास उतनी ताकत नहीं रही, हमारा ताकत सब खत्म हो गया। तो ताकत खत्म हो गया तो ये हमारा कम दूरी वाला है ना, कम दूरी वाला है ना, दूरी क्या होगा, कम होगा, इसका दूरी क्या हो, ज्यादा होगा, ये हमारा क्या कहलाएगा, डीसी कहलाएगा। ठीक, बात समझ आई बात। अगले पार्ट में आते हैं। अगले पार्ट में ये सिर्फ पैरामेडिकल के नहीं है, मैंने फिर बता रहा हूं आपको कि ये क्या आपका किसी भी लेवल का एग्जाम पूछ रहे हो, किसी भी लेवल का एग्जाम आप दे रहे हो, इवन आप बीपीएससी दो या फिर किसी भी लेवल का दे दो, वहां पे आप इसके टॉप 0 से लेकर के टॉप लेवल तक पढ़ना पड़ेगा आपको, है ना। फिर आते हैं हमारा कि एक वर्ड क्या है, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल से अगर कोई क्वेश्चन आता हो तो इसको कैसे करेंगे। विद्युत वाहक बल से क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे कि किसी विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी, एनर्जी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, विद्युत ऊर्जा उत्पादक उपकरण यानी जिससे वो निकल रहा है द्वारा उत्पन्न किया गया वह बल है जिसके कारण किसी चालक या परिपथ में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह स्थापित किया जाता है। यानी कि कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो किया हमारा, किस स्पीड से कर रहा है, यहां नाम लिखा है ना बल, फोर्स, क्या हमारा फोर्स है हमारा। तो वही लिखा हुआ है किसी भी विद्युत ऊर्जा में जो जहां से इलेक्ट्रिक करंट निकल रहा हो। अगर कोई जनरेटर है, जनरेटर से करंट निकलता हमारा, है ना, जनरेटर से करंट निकल रहा हो, टॉपिक समझ में ना आए ये तो पूछिए। अब ये पूछ रहे हैं सर ये आता है कि नहीं आता, आता है तभी तो पढ़ा रहे हैं आपको, इससे क्वेश्चन बन रहा है तभी तो आपको पढ़ाया जा रहा है। आप ये पूछो सर इससे आएगा, इससे नहीं आएगा, समझ में ना आए तो आप उसको बोलेगा हाँ सर ये टॉपिक समझ में नहीं आया, क्लियर नहीं हो पाया। फिर क्या करिए कि हमारा इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या स्थापित करता हो कि इलेक्ट्रॉन कितना जा रहा है, कितना स्पीड में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन गया। अगर हमारा ये हमारा कोई वायर हो तो वायर का ये वाला पार्ट कहलाता है हमारा क्या, क्रॉस सेक्शन एरिया, है ना। क्रॉस सेक्शन एरिया जितनी इसकी मोटाई होगी वह उसका एरिया हो गया, क्षेत्र हो गया। तो इसके अंदर से कितना चार्ज, कितना इलेक्ट्रॉन मेरा जा रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन मेरा जा रहा है, कितनी फोर्स से जा रहा है, जब इसको पता करना होता है तो हम लोग उसे क्या कहेंगे, विद्युत वाहक बल कहेंगे, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, विद्युत वाहक बल कहा जाता है। बात समझ में आई, है ना। अब आगे के, अब आगे पढ़ते हैं, आगे लपाट। आगे क्या लिखा है, एक वर्ड लिखा है विभव, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं पोटेंशियल। क्या कहते हैं, पोटेंशियल, है ना, पोटेंशियल। फटाफट आप लोग कमेंट में लिखे थे पोटेंशियल होता है क्या है, विभव किसे कहेंगे, विभव कहते किसे हैं, कमेंट में लिखे थे फटाफट आप लोग, है ना। हाँ वो ईएमएफ कहलाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ शॉर्ट में कहते हैं उसको, है ना। हमको यहाँ सिर्फ एग्जाम लेवल पे पढ़ना है कि एग्जाम में पूछता क्वेश्चन किससे है, वो सब यहाँ पर है, किस तरह से पूछा जाता है उस टॉपिक से, मैं यहाँ ये बताने के लाया हूँ। आप हमको ये मत बोले कि सर ये नहीं आता, ये आता है, आता है तभी आपको पढ़ा रहे हैं। आप थोड़ा बहुत हमको ये बता दीजिए, है ना, आप हमको बस ये बता दो डीसी समझ में नहीं आया, डीसी में क्या बता, मैंने ऐसी धारा बताई जो एक ही दिशा में जा रहा होता है, या क्या करता है, प्रतिकर्षण करता है, मतलब धक्का लगाएगा, इसके जाने की जो हमारा दूरी तय करने की क्षमता होगी कम होगी, कौन, डीसी करंट का, बस इतनी सी बात है ना। और फिर हमारा क्या है, पोटेंशियल, विभव। विभव किसे कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहीं लिखा रहेगा, विद्युत विभव, या फिर सिर्फ विभव लिखा रहेगा, तो दोनों में से कहते किसे हैं, है ना। हाँ जी, पोटेंशियल होता क्या है, बस ये मैंने पूछा आपसे।
ईएमएफ का मैंने क्या बताया कि ईएमएफ में सिंपल सा पार्ट क्या बताया कि ये अगर वायर होगा, ध्यान से देखिएगा, वायर होगा तो वायर में कितना पावर, कितने फोर्स से हमारा क्या जा रहा हो, चार्ज फ्लो कर रहा है। वही लिखा है ना कि विद्युत ऊर्जा उत्पादक उपकरण, यानी जिस मशीन से हमारा करंट निकल रहा हो, जनरेटर जैसे हो, द्वारा उत्पन्न किया गया वह बल जिसके कारण किसी चालक या परिपथ में इलेक्ट्रॉन का प्रभाव स्थापित होता है। यानी कि ऐसा फोर्स जिससे क्या होता हो, यानी कि इसका स्पीड को कितना बढ़ाना हो घटाना हो, वह किस पे डिपेंड करता है, हमारा ईएमएफ की। ईएमएफ बढ़ा देंगे तो हमारा चार्ज का फ्लो बढ़ जाएगा, ईएमएफ घटा देंगे तो चार्ज का फ्लो घट जाएगा, है ना। क्लियर हो गई बात। अब आते हैं आगे, अगले पार्ट में मैंने क्या बताया कि विभव किसे कहेंगे, है ना, विभव किसे कहेंगे, फटाफट कमेंट में लिखिए। क्लियर है। इसमें देखो सिंपल पार्ट क्या है, ध्यान समझिएगा विभव को, पोटेंशियल को ध्यान समझिएगा, समझ में आएगा तुरंत कि अगर यूनिवर्स में किसी भी जगह से, पूरे दुनिया में, पूरे जग हमारा जो इंटायर वर्ल्ड है, उस पूरे वर्ल्ड में स्पेस में कहीं से हमारा क्या हो, एक धनावेशित पॉइंट चार्ज, एक धनावेशित पॉइंट चार्ज का, है ना, एक धनावेशित पॉइंट चार्ज का क्या होगा, उसको उठा करके, इसको उठा करके लाना हो किसी एक जगह में कि ये हमारा कोई वायर है, इस वायर में यहाँ पे पॉइंट ए है हमारा भाई, इस पॉइंट पे बताना है विभव कितना होगा, है ना, इस पे बताना है विभव कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, ये रहा हमारा स्पेस, अंतरिक्ष। क्लियर है। स्पेस से किसका, एक पॉजिटिव चार्ज को, कितना, एक पॉजिटिव चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को, नेगेटिव को नहीं, है ना, एक पॉजिटिव चार्ज को उठा करके एक पॉइंट पर लाने में जितना मेरा कार्य होता है, जितना हमारा वर्क होगा, जितना हमारा कार्य होगा, उसी वर्क को क्या कहेंगे, पोटेंशियल के बराबर कहेंगे, है ना। हमारा क्या होगा, पोटेंशियल के बराबर होगा। यहां मैंने क्या बताया कि एक यूनिट, यानी कि एक हमारा धनात्मक चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को स्पेस से उठा करके, यहां से अगर ये होगा, यहां से उठा करके लाए और यहां तक लेके आए, ठीक, तो लाने में जितना हमारा ताकत लगेगा, जितना हमारा वर्क डन होगा, वह कार्य जो होगा वह एक हमारा पोटेंशियल के बराबर होगा। पोटेंशियल यहां देखो वही लिखा हुआ है, किसी इकाई धनावेश, इकाई मतलब पॉजिटिव, हमारा पॉजिटिव क्या, यूनिट पॉजिटिव, यानी एक पॉजिटिव चार्ज को अनंत से, मतलब ये हमारा स्पेस से, अनंत से विद्युत क्षेत्र के, यानी कि किसी एक पॉइंट तक, किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को, जितना लाने में जितना ताकत, जितना कार्य होगा, उस कार्य को ही को क्या कहेंगे, विद्युत विभव कहेंगे। कार्य को, उस बिंदु का विद्युत विभव कहेंगे। उसी को वर्क जो हमारा हो गया, यही वर्क हमारा क्या हो गया, विद्युत विभव के बराबर होगा। समझ में आई बात, समझ में आया। विभव क्या है कि किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक इकाई धनावेश को अनंत से, यानी स्पेस से उठा करके अगर हम जिस पॉइंट पे हमको निकालना होगा, उस पॉइंट में लाने तक में जितना हमारा वर्क डन होगा, वह वर्क डन ही क्या कहलाएगा, उसका वह विद्युत विभव के बराबर होगा। बस सिंपल इतनी सी बात है कि विभव क्या है भाई, उठा के कहां से वहां से लाओ, जिस पॉइंट पे हमको निकालना है, उस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन होगा वह विभव के बराबर होगा। अब क्या है, विद्युत विभव का एसआई यूनिट, है ना, एसआई यूनिट क्या होता है हमारा, एसआई यूनिट क्या हो जाएगा हमारा, वोल्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वोल्ट, है ना। वोल्ट क्यों, क्योंकि आलेसेंद्रो वोल्टा, कौन सा नाम है, आलेसेंद्रो वोल्टा है, जिन्होंने क्या किया, इस विभव का नाम खुदा था, लग दिया वोल्ट। इसको दिखाते किसे, शॉर्ट में वी से दिखाते हैं, किसे दिखाते हैं, हमारा वी से दिखाते हैं। क्लियर है, क्लियर है। और एक हमारा क्या हो जाएगा, v इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी v इक्वल टू कहाँ गया जी, v इक्वल टू, यानी कि हमारा एक हमारा v इक्वल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, W बाई क्यू, वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज, किया गया कार्य, किया गया कार्य बटे आवेश, बटे
आवेश, इसे क्या कह देंगे हम लोग, एक विभव के बराबर कह देंगे, है ना, एक विभव के बराबर कह देंगे, यानी कि V इक्वल टू W अपॉन चार्ज, यानी वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन बटे चार्ज हमारा क्या किया गया कार्य बटे हमारा आवेश को क्या किसे कहेंगे, वोल्ट के बराबर कहेंगे, 1 वोल्ट के बराबर। तो 1 वोल्ट बराबर क्या होगा भाई, 1 वोल्ट बराबर एक वर्क डन बटे एक चार्ज, हमारा कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, है ना, कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। पीडीएफ मिल जाएगा, उसकी चिंता ना करें, पीडीएफ सब मिल जाएगा, नहीं मिला है तो मिल जाएगी, है ना, क्लियर है। तो हमारा विभव का, विद्युत विभव का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ऐसा यूनिट क्या होगा, हमारा वोल्ट होगा, आपको याद रखना है वोल्ट होगा। तो ये इतना आसान आपको पूछेगा नहीं, आपको क्या पूछ देगा भाई कि हमारा विद्युत विभव का फॉर्मूला कौन सा होगा, विद्युत विभव, एक विद्युत विभव कितने के बराबर होता है, तो 1/q बटे वो 1/w बटे 1/q, 1/w बटे 1/q, क्लियर है ना, ये वाला पार्ट क्लियर हो गया हमारा। इसके बाद विभव का इतना सा पार्ट है, विभव का इतना सा पार्ट। अब आते हैं विभवांतर में, अगला पार्ट हमारा आएगा, है ना। इसी विभव को यहाँ पे हम लिख दिए थे, क्या बताए थे कि किसी भी पॉजिटिव चार्ज को, किसी भी पॉजिटिव चार्ज को किसी एक पॉइंट तक, अगर इस पॉइंट में और इस पॉइंट में, है ना, लाने में हमारा, अगर ये पॉइंट ए हमारा हो, ये हमारा पॉइंट बी हो, ठीक है, ये हमारा पॉइंट बी हो, तो इसको उठा के यहाँ लाएंगे तो यहाँ पर हमारा कुछ होगा VA, पोटेंशियल ऑन ए, है ना, पोटेंशियल ऑन ए। अगर इसको यहाँ लाएंगे तो पोटेंशियल ऑन बी हमारा होगा, VB और VA। हमको निकालना क्या, विभवांतर, क्या निकालना है, विभवांतर। विभवांतर, विभवांतर होता क्या भाई, अंतर जब लिखा हो, यानी किसी दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, पोटेंशियल डिफरेंस, क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। नहीं मिला है तो मिल जाएगा ना, फालतू का कमेंट कर रहे हैं आप लोग, सर ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, जो पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान दीजिए ना, क्लियर है। तो क्या हो गया, विभवांतर हमारा हो गया। तो विभवांतर किसे कहेंगे भाई, तो हमारा एक पॉइंट पे VA पर जो पोटेंशियल होगा, A पर पोटेंशियल और B पर पोटेंशियल, उसको क्या करना है, माइनस कर देना है। तो VB माइनस VA, अंतर करा ना, विभवांतर बराबर क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस को भी V से ही कहते हैं हम लोग, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस को भी हम लोग V से ही दिखाते हैं, है ना, ठीक। अब क्या होगा, VB माइनस VA, और VB अभी हमने पढ़ाया था, V बराबर क्या होता है, V बराबर W बटे Q, W बटे Q। और वही पॉजिटिव चार्ज को हम यहाँ भी लेके आए थे, वही पॉजिटिव चार्ज को यहाँ भी लेके आए हैं, तो यानी कि ये हो जाएगा WB बटे Q, चार्ज तो सेम होगा उसका, माइनस WA बटे चार्ज यानी Q। अब इसका एलसीएम ले लें तो Q हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, WB माइनस WA, ये हमारा हो गया पोटेंशियल डिफरेंस का एक फॉर्मूला, पोटेंशियल डिफरेंस का एक फॉर्मूला हमारा हो गया, है ना, कि जब भी पोटेंशियल यानी विभवांतर निकालने के लिए कहेगा कि विभवांतर, कभी कभी क्वेश्चन दे देता है आपका कि कुछ हमारा पोटेंशियल दिया रहेगा, पोटेंशियल ऑन पॉइंट ए बराबर इतना वोल्ट, पोटेंशियल दूसरे पॉइंट पर विभव हमारा दिया हुआ कुछ इतना वोल्ट दिया हुआ है, तो बताइए दोनों के बीच का इसका विभवांतर कितना होगा। तो विभवांतर निकालना होगा तो दोनों के बीच क्या करना है, डिफरेंस निकाल देना है, दोनों के बीच का चेंजिंग निकाल देना है, कितने का चेंज हुआ, कितने का चेंज हुआ, तो जितने का चेंज होगा वो हो जाएगा हमारा क्या, विभवांतर के बराबर हो जाएगा हमारा। ये बात समझ में आई, यहां पार्ट हमारा क्लियर हो गया, है ना। अब आते हैं आगे, अगले पार्ट, उसी को देखिए क्या लिखा है, विभवांतर को है लिखा हुआ कि इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर, यानी कि उन बिंदुओं के बीच का जो डिफरेंस होगा, जो विभवांतर, उसी को कहेंगे विभवांतर कह देंगे। दूसरा, विभवांतर का मात्रक भी वोल्ट होता है, जो विभव का होगा वही विभवांतर का। क्यों, विभवांतर में हम विभव का ही अंतर निकालते हैं, अपना अलग से कुछ नहीं है, जो विभव है उसी का अंतर कर दिया, दो विभव के बीच का डिफरेंस निकाल दिया, विभवांतर हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या हुआ, किया गया कार्य बटे प्रवाहित आवेश, उसी को हम ऊपर वहां लिख भी दिए, W बटे Q, जूल बटे W का क्या हमारा हो गया, वर्क डन,
और कल ही पढ़े थे कि कार्य का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है। कार्य का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है। तो जूल और चार्ज का अभी जस्ट पढ़े हम लोग कुलम्ब, तो चार्ज जूल बटे कुलम्ब क्या होगा, जूल बटे कुलम्ब, जूल बटे कुलम्ब, यानी कि हमारा 1 वोल्ट जो है वह 1 जूल बटे 1 हमारा क्या कुलम्ब, 1 कुलम्ब के बराबर होगा। 1 जूल बाय 1 कुलम इक्वल टू 1 वोल्ट, 1 जूल बाय 1 कुलम इक्वल टू 1 वोल्ट के बराबर होगा। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ की बात क्लियर हो गई। ये वाला पार्ट कभी आपका आंसर में हो सकता है कि ये वाला क्वेश्चन देगा, कहेगा ये किसके बराबर है, या ये दे देगा कहेगा इसके बराबर है, क्या है कि नहीं, या कह देगा कि आपको वोल्ट निकालना है कि हमारा विभवांतर निकालना है, जूल दे देगा, वर्क डन दे देगा, आपको चार्ज दे देगा, उसको निकालने के लिए कह देगा। किसी भी तरीके से क्वेश्चन दे दे आपको वहां से आसानी से निकाल लेना है। क्यों, आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता करके जाना है कि भाई ये कॉन्सेप्ट इसका होता है ना। इसमें समझाने में समझ में कोई डिफरेंस कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। आप लोग झूठ मूठ का कमेंट करते रहते, सर समझ में नहीं समझ में आया तो बोले कहाँ समझ में नहीं आया, है ना। अगला पार्ट हमारा क्या है, ये पार्ट क्लियर हो गया। तो जूल पर कुलम उसको क्या कहेंगे, 1 वोल्ट के बराबर कहेंगे। ये हमारा पार्ट ऊपर उधर लिख भी दिए। अगला नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या हमारा प्रतिरोध, क्या आता है हमारा रेसिस्टेंस। ये हमारा दूसरा नेक्स्ट क्या आएगा, प्रतिरोध किसे कहेंगे, किसे कहेंगे हमारा, ये प्रतिरोध क्या होता है ये पढ़ना है हमको। यहां तक की बातें क्लियर है क्या, यहां तक समझ में आया? अगर समझ में आया तो फटाफट एक बार लाइक प्रेस किए तो हाँ सर यहां तक समझ में आई। अगर किसी को प्रॉब्लम हो यहां तक में तो उसको कमेंट कीजिए हाँ सर ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया। फटाफट कमेंट में लिखिए अगर यहां तक क्लियर है तो लाइक प्रेस कर दीजिए। अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा हो यहां तक समझने में तो जिस पॉइंट में दिक्कत है उस पॉइंट को फटाफट बता दीजिए, हम उसको फिर से पढ़ा सकते हैं, समझा देंगे उसको। क्या था हमारा, अगला आता प्रतिरोध, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस। क्या कहेंगे, रेसिस्टेंस। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस बात को ध्यान रखिए। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनता है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, है ना। आप अगर क्वेश्चन देखोगे साइंस का तो 1-2 क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको इससे मिलेगा। क्लियर है, और वो 1-2 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया हमारा, ठीक है ना। जहां समझ में ना आए वो तो पूछ लीजिए हमको। विभव समझ में नहीं आया सर, विभव मैंने क्या बताया कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यानी इकाई धनावेश को, अगर ये इकाई धनावेश यानी 1 प्लस चार्ज हमारा होगा, इस 1 प्लस चार्ज को कहीं पर रखा हुआ अनंत में यानी कि बहुत दूरी पर, उसको उठा करके किसी एक पॉइंट तक लाने में जितना हमारा काम होगा, जितना हमारा कार्य होगा, जितना हमारा वर्क डन होगा, वह वर्क डन ही क्या कहलाएगा, पोटेंशियल कहलाएगा। वह वर्क डन ही क्या कहलाएगा, पोटेंशियल कहलाएगा। तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू W/Q, यानी कि वर्क डन बटे चार्ज, कार्य बटे हमारा आवेश, कार्य बटे आवेश। बस इतनी सी बात है आपकी, है ना। विभव हो गया, विभवांतर बस उसी को कि पहले पॉइंट में विभव निकाले फिर दूसरे पॉइंट में विभव निकाले, दोनों को घटा दिए, हमारा विभवांतर निकल गया। तो विभव का पहला पॉइंट माइनस विभव दूसरे पॉइंट का बराबर विभवांतर, तो वहां लिख भी दिए हैं V इक्वल टू VB माइनस VA। ठीक, अब क्लियर हो गई बात। अब आते हैं रेसिस्टेंस में। रेसिस्टेंस का हमारा R से दिखाता है इसको, है ना। रेसिस्टेंस को R से दिखाते हैं। यह होता क्या है कि एक हमारा होता है, हमने अब जस्ट पढ़ा है भाई कि करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। करंट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से, है ना, है ना। करंट क्या होगा हमारा, इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन हमारा करंट कहेंगे। तो अगर इधर से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, मतलब इधर से करंट फ्लो अगर हो रहा हो, करंट अगर इधर फ्लो कर रहा हो, तो एक मैटर का, किसी भी ऑब्जेक्ट का अपना खुद का एक प्रॉपर्टी होता है जो क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन इस करंट का क्या करता है, अपोज करता है। भाई कि तुम मेरे थ्रू नहीं आ सकते हो, है ना, या तुम मेरे थ्रू नहीं आ सकते, इसको अपोज करता हो, रोकता हो। जैसे गाड़ी अगर हम रोड पे चला रहे हैं तो रोड में बीच में ब्रेकर होता है ना कि आपकी स्पीड को कम करेगा। आप अगर स्पीड से आ रहे हैं तो उसके स्पीड को कम कर देगा, है ना। रेसिस्टेंस पढ़ा रहे हैं, समझ में कहां से आएगा, पढ़ा ही रहे तो,
है ना, खत्म होगा तब ना पूछेगा, समझ में नहीं आया सर। चलिए, क्या हमारा कि करंट हमारा इधर से जा रहा होगा तो इसके बीच में कहीं ना कोई क्या होगा, ब्रेकर लगा होगा। क्लियर। और वह ब्रेकर का काम क्या है, करंट को रोकना, कि भाई तुम मेरी तरफ नहीं आ सकते, तुमको हम रोक रहे हैं। करंट को रोक रहा उधर से, यानी कि इधर ऐसे आदमी करंट इधर से जा रहा है और उधर से क्या कर दिया, उसको क्या कर रहा है, रोक रहा है। कौन, हमारा रेसिस्टेंस। इधर से धक्का कौन मार रहा है, वोल्टेज। एक वर्ड आपने ना सुना ना, वोल्टेज का। तो वोल्टेज जो हमारा होता है, वोल्टेज का काम है इलेक्ट्रॉन को धक्का मारना, कि भाई तू कैसे नहीं जाएगा, जेबे कर, जल्दी जाओ। और उधर क्या कर रहा है, हमारा रेसिस्टेंस उसको रोक रहा है कि तुम इधर नहीं आ सकते, है ना, तुम इधर से नहीं आ सकते। तो दोनों तरफ से इधर रोक रहा है कौन, प्रतिरोध, इधर से वोल्टेज धक्का मार रहा है, बीच में कौन हमारा इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन बेचारा फंस के रहता है कि आखिर क्या करें हम, इधर धक्का मार रहा है, इधर रोक रहा है ना। दोनों के बीच में हमारा, यानी दो जब लड़ता है तो बीच में कुछ और गड़बड़ हो जाता है, या तो किसी को फायदा हो जाएगा, या तो दो के चक्कर में तीसरा फिर जाता है ना। ये हमारा क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन के अपोज करने की, यानी कि करंट का जो ऐसा प्रॉपर्टी जिसके तहत हम क्या करते हैं उसको, है ना। चलिए, क्या हमारा यहां लिखा क्या है, किसी चालक, यानी कोई कंडक्टर। कंडक्टर क्यों, क्योंकि भाई करंट तो कंडक्टर में ही ना मूव करेगी। क्लियर है। फिर किसी चालक का प्रतिरोध, मतलब उसका रेसिस्टेंस, वह भौतिक राशि है जिसके कारण चालक धारा के प्रवाह में रुकावट होता है, रोकता है। अब ये मैंने बताया, एक ब्रेकर के तरह काम करता है। आप किसी भी से रहे, आर्ट से रहे, कॉमर्स से रहे, साइंस से रहे, जो मैं पढ़ा रहा हूं इस बात पे बस फोकस रहे कि आप किसी भी सब्जेक्ट से रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता हमको, है ना। क्लियर है। तो यहां क्या हमारा कि करंट का जिधर जा रहा होगा तो करंट को रोकने वाला किसमें, जिसमें करंट जा रहा है उसके पास अपना खुद का एक ब्रेकर होता है, उसके पास अपना खुद एक प्रॉपर्टी होता है जिसके तहत वह करंट क्या करता है, रोकता है कि तुम इधर नहीं आ सकते, उधर रुक जाओ, है ना, उधर ही रुक जाओ। तो वैसे जगह पे हम लोग क्या कहेंगे उसको, एक ऐसा मटेरियल है, ऐसा प्रॉपर्टी है जिसको रेसिस्टेंस कहते हैं हम लोग। रेसिस्टेंस क्या है, एक प्रॉपर्टी है जिसके तहत करंट का क्या करता है, अपोज करता है कि आप इधर नहीं आ सकते, आप उधर रुक जाओ, है ना, आप इधर नहीं आ सकते, आप उधर ही रुक जाओ, बस ये पता हो। क्लियर। इतनी सी बात बस रेसिस्टेंस कहता है। प्रतिरोध हमारा सिंपल सी बात, मैंने क्या बताया भाई कि करंट आएगा तो इसको रोकेगा कि इधर रुक जाओ, इधर नहीं आना। तो रोकने का जो प्रॉपर्टी है, जो गुण है, जो नेचर है, वो किसका होगा, किसी मैटर का। तो उसी मैटर के हम क्या नेचर को कहेंगे, क्या, प्रतिरोध। क्या, जो करंट के प्रवाह को रोकता हो, करंट के प्रवाह के बीच में क्या रुकावट होती है, बस इतना सा तो बात है ना। जो करंट का अपोज करेगा, जो करंट को रोकेगा, बीच में रुकावट बन जाएगा, वह प्रतिरोध कहलाएगा। प्रतिरोध का हमारा आर से दिखा दिया हमारा, है ना। ठीक। उसके बाद कहते हैं इसका एसआई यूनिट क्या होता है, ओम। क्या होता है हमारा, ओम। ओम को ये वाला फॉर्मूला इस तरह से 100 दिखाता है हमारा, इस तरह से दिखाना ओम, इसको क्या करते हैं, ओम कहते हैं, है ना। ठीक। ये असाइनमेंट हो गया। इतना सा पार्ट हमारा है, इतनी सी बात है। क्या समझ में आई बात, आसान सा पार्ट हमारा था। फिर क्या, प्रतिरोध को आर के द्वारा सूचित किया जाता है, तो समझ गए भाई, जो बढ़ा दिए वही हमारा हो गया। रेसिस्टेंस हमारा आर से डिनोट करता है, रेसिस्टेंस क्या हो गया, आर से डिनोट करता है। ठीक है। क्या यहां तक की बातें क्लियर आई समझ में, यहां तक समझ में आया बात, है ना। अगर इसमें प्रॉब्लम हो तो पूछे, हाँ सर ये समझ में नहीं आया हो या कहां दिक्कत हो। करंट तो आता ही है, अब जिसमें रेसिस्टेंस बहुत ही ज्यादा होगा, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं नाइक्रोम। क्या कहते हैं, नाइक्रोम। और नाइक्रोम में रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा, यानी करंट को आता तो है, उधर से आएगा ही, क्यों, क्योंकि वोल्टेज इधर बैठा कि तुमको भेजबे करेंगे हम, वोल्टेज इधर से भेजने में लगा पड़ा है कि हम तो भेजना ही है ना। और उधर से क्या कर रहा है कि रेसिस्टेंस को रोक रहा है कि हम इधर से आने नहीं देंगे। क्लियर है। तो जिसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, जिसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा उसका क्या होगा, उसका यूज करते हैं हम लोग किस में, हीटर में, जिसको बोलते हैं नाइक्रोम। नाइक्रोम का यूज करते हैं हीटर में, यूज करते हैं हम लोग। उसके बाद वो आयरन में यूज कर लेते हैं हम लोग,
है ना, जिसको हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में पढ़ते हैं हम लोग, जिसको हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका होगा? नाइक्रोम का होगा। रेजिस्टेंस किसका होगा? नाइक्रोम का होगा। और हमारा सबसे कम होता है, सबसे बेस्ट कंडक्टर यानी करंट तुरंत पास कर जाता है, उसका रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध क्षमता बहुत कम है, वो कौन सा हमारा होगा? कौन सा हमारा हो जाएगा? ये सिल्वर। क्या हो जाएगा? सिल्वर, चांदी, है ना, चांदी हमारा होगा। और एक कली कहता है कि जो नमकीन पानी होता है, सॉल्टी वाटर, है ना, सॉल्टी वाटर यानी कि नमकीन पानी, समुद्र का पानी यानी खारा पानी, है ना, खारा पानी जो होगा वह करंट का बेस्ट सुचालक होता है वाटर में। और वही अगर प्योर वाटर होगा, उसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं, 100% प्योर अगर कर दें, किसी भी पानी को अगर हम 100% प्योर कर दें तब उसमें करंट डालेंगे तो करंट का बेस्ट कंडक्टर हमारा क्या होगा? इंसुलेटर बन जाएगा, कंडक्टर नहीं बनेगा, है ना। नॉर्मली हम लोग के क्या होता है, पानी में करंट पास करती है, लेकिन वो अगर हमारा प्योर वाटर होगा तब उसमें करंट पास नहीं करेगा। ठीक है, तो ये भी कभी पूछ देता है कि शुद्ध जल में करंट पास करेगी या नहीं, हाँ या ना। ठीक है, तो क्या कर देंगे? नहीं करेगा। वही अगर इम्प्योर वाटर, जितना ही वाटर इम्प्योर होगा उतना ही करंट का वो इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर बनते चला जाएगा। ठीक है, चलिए यह पार्ट क्लियर हो गया हमारा। खारा पानी हो गया, रेजिस्टेंस पढ़ लिया। अब रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे करता है? यहां से भी क्वेश्चन पूछता होगा, आखिर प्रतिरोध किस पर निर्भर करती है? प्रतिरोध किस पर निर्भर करती है भाई? तो प्रतिरोध यानी कि आर किस पर निर्भर करता है? तो वह L बाय ए यानी कि हमारा क्या हो गया? ऊपर लेंथ, नीचे एरिया। लेंथ बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, यानी कि अगर किसी तार की लंबाई अगर इतना सा होगा तो यहां का प्रतिरोध, और उसके बाद फिर वही तार अगर दूसरा इसको इतना लंबा कर दे तो इसका प्रतिरोध दोनों अलग होगा। जो छोटा वाला होगा उसका प्रतिरोध कम होगा, जो बड़ा होगा जिसकी लंबाई ज्यादा होगी उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। दूसरी बात, एरिया। ये हमारा क्या है? एरिया। ये वाला एरिया जो है ना, ये वाला पार्ट, ये होता है एरिया। अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। एरिया ये क्या है? उल्टा है, ये 1/a है, ऊपर नीचे है। एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। रेजिस्टेंस घटेगा कब? जब एरिया बढ़ेगा। प्रतिरोध बढ़ाओ तो एरिया घटेगा, एरिया घटाओ तो प्रतिरोध बढ़ेगा। दोनों का उल्टा रिलेशन बना हुआ है, दोनों के बीच उल्टा संबंध लगा रहता है हमारा। यहां तक समझ में आई बात, है ना। क्या है हमारा हो गया? रेसिस्टेंस जो है वह अगर बढ़ाएंगे तो एरिया घट जाएगा, और वहीं रेसिस्टेंस अगर बढ़ाएंगे तो दूसरे पार्ट में क्या था? रेसिस्टेंस अगर बढ़ाएंगे तो लेंथ भी बढ़ेगा, है ना। लेंथ बढ़ाओ तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ घटाओ रेसिस्टेंस घटेगा। ये वाला पार्ट भी आपको याद रखना है। यहां पर भी क्या करना है आपको? ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। दूसरा, ये पहला नंबर हो गया, ये दूसरा नंबर। तीसरा क्या करा है? अगर किसी वायर का टेम्परेचर बढ़ा दें, अगर किसी वायर का टेम्परेचर भी बढ़ा दें तो टेम्परेचर पर भी हमारा क्या? रेसिस्टेंस डिपेंड करता है, यानी तापक्रम कर हमारा उस वायर के ताप पर, वायर के ताप पर भी रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। चौथा बात हमारा क्या हो गया? एक पॉइंट और, है ना। चौथा एक और पॉइंट हमारा कौन सा होगा कि एक तो हमारा वायर का ताप हो गया, एक हमारा इधर हो गया हमारा एरिया वाला, एक हमारा लेंथ वाला हो गया। इसके अलावा एक और पॉइंट है जिसपे हमारा रेसिस्टेंस क्या करता है? डायरेक्टली डिपेंड करता है, यानी कि टेम्परेचर घटाएंगे बढ़ाएंगे। यहां तो समझ बात ना, है ना। टेम्परेचर घटाएंगे बढ़ाएंगे तो हमारा वायर का जो है रेसिस्टेंस घटेगा बढ़ेगा। यहां तक समझ में आई कि नहीं बात? एक बार कमेंट बताइए कि हाँ समझ में अगर नहीं आया हो कोई पॉइंट तो उस पॉइंट पे क्लिक कीजिएगा, हाँ सर ये वाला पॉइंट नहीं है समझ में आया, कमेंट की फटाफट बता दीजिए इसको। बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो कि सर ये वाला पॉइंट तो आप बताए नहीं, फिर समझाए नहीं, समझ में नहीं आया।
किसी भी पॉइंट पे, अभी तक जितना पॉइंट मैंने पढ़ा इसमें किसी भी पॉइंट पर आपको अगर प्रॉब्लम हो तो आप बोलिए। शिवानी कुमारी, आप यहाँ अपना नंबर कमेंट क्यों कर रहे हैं? आपसे मैंने तो ऐसा नहीं बोला कि आप अपना नंबर कमेंट कीजिए यहाँ पे। टेम्परेचर वाला, टेम्परेचर में क्या बताया, अगर किसी का तापक्रम बढ़ा दें, है ना, किसी भी वायर का, जिस वायर के बारे में पढ़ना हो उस वायर में अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका भी प्रभाव किस में पड़ेगा, हमारा प्रतिरोध में पड़ेगा। और एक लास्ट वाला पार्ट क्या था हमारा चौथा, कि हम वायर ले रहे हैं वो किस मटेरियल का बना हुआ है, वायर किस मटेरियल का बना हुआ है, ऊपर से गया, कौन सा पार्ट ऊपर से गया, बस ऊपर से चला गया। आप अगर इसका मतलब आप यहाँ पे पूरा फोकस होके ध्यान से पढ़े नहीं, है ना। क्या बताया मैंने कि हमारा पदार्थ का नेचर, यानी कि कौन सा पदार्थ यूज कर रहे हैं हम लोग, कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं, कौन सा पदार्थ यूज कर रहे हैं, पदार्थ पर भी डिपेंड करता है। वही अगर सिल्वर ले लेंगे तो सबसे कम रेसिस्टेंट हो जाएगा, नाइक्रोम ले लेंगे तो सबसे लो रेसिस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब पदार्थ पर भी डिपेंड कर रहा है कौन, प्रतिरोध। पदार्थ पर भी हमारा प्रतिरोध डिपेंड करता है ना, पदार्थ पर भी डिपेंड करता है कौन, हमारा प्रतिरोध करता है। तो ये वाला पार्ट, ये चार पार्ट, 1 2 3 4, इन चारों को भी याद रखना है कि पहला लेंथ पर डिपेंड करेगा, लंबाई पर प्रतिरोध डायरेक्ट डिपेंड कर देगा, निर्भर करता है ना, क्लियर है। दूसरा पार्ट हमारा क्या कर रहा है कि यह एरिया पर, क्रॉस सेक्शन एरिया पर, क्रॉस सेक्शन एरिया पर हमारा क्या कर रहा है, यानी कि क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस घटेगा। दूसरा क्या कर रहे हैं हम लोग, अगर किसी तार का टेम्परेचर घटाएंगे बढ़ाएंगे तो उसका भी रेसिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। दूसरा पदार्थ का मटेरियल कौन सा, मतलब कौन सा पदार्थ हम यूज कर रहे हैं, पदार्थ का कौन सा मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, कौन सा पदार्थ यूज कर रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। नेचर ऑफ मटेरियल, पदार्थ का नेचर क्या है उस पर भी है हमारा डिपेंड करता है। यहां तक हमारा प्रतिरोध की कहानी थी। प्रतिरोध का इतना सा पार्ट था। क्या होता है, डेफिनेशन यहां हो गया कि ये कैसा है, अपोजिंग नेचर का होता है, किसका भाई, करंट का। दूसरा करंट को हम लोग प्रतिरोध को आर से दिखाते हैं, इसका ऐसा यूनिट ओम होता है, ठीक। उसके बाद फिर दूसरा, यह सॉल्टी वाटर, खारा पानी का क्या होता है, सॉल्टी वाटर में हमारा यह लो रेसिस्टेंस होगा, इसका रेसिस्टेंस क्या हो, कम रेसिस्टेंस। सॉल्टी वाटर का रेसिस्टेंस क्या हो, कम प्रतिरोध, है ना। प्रतिरोध कम होगा तो करंट तेज दौड़ेगा, प्रतिरोध का कम होना करंट का तेज होना, है ना। और उसके बाद फिर दूसरा हमारा क्या कर रहा है कि अगर प्रतिरोध को बढ़ा दें तो टेम्परेचर घटेगा, है ना। तो हमारा प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो करंट का फ्लो भी घट जाएगा, है ना। करें, इस चैप्टर को मैं पूरा पढ़ा दूंगा तब इसका आपका एक खुद का एक हमारा टेस्ट सीरीज होगा, टेस्ट लगेगा, है ना। उस टेस्ट में आपको फिर फटाफट को टिक मारना है। वहां पर हमको मत पूछेगा कि सर ये वाला पार्ट फिर समझा दिए तो कैसे हो गया ये हमारा। दूसरा हमारा ओम का नियम है, ओम्स लॉ। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, ओम्स लॉ, है ना। क्लियर है। तो ये हमारा क्या है, ओम्स लॉ हमारा क्या कर रहा है, इस नियम के अनुसार, किसके नियम के अनुसार भाई, ओम्स नियम के अनुसार, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, जैसे क्या, टेम्परेचर, यानी कि ये हमारा कोई वायर होगा, ध्यान से देखिएगा, अगर ये हमारा कोई वायर है, इस वायर का टेम्परेचर क्या कर दे, टेम्परेचर को क्या कर दे, क्या स्थिर कर दे, क्या कर दे, स्थिर कर दे, यानी कि उसको रोक दें, उसको कांस्टेंट कर दे, इंग्लिश में कहते हैं कांस्टेंट, इंग्लिश में इसको कर दें कांस्टेंट कर दें। किसी वायर में, किसी तार में उसका टेम्परेचर को अगर कांस्टेंट कर दें, उसको रोक दें अगर, तो उसमें अगर किसी भी तरह का चेंजिंग नहीं हो तो चालक में प्रवाहित, यानी कि इसमें प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा है,
उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के विद्युत अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि हमारा जो करंट होगा इस वायर में, जो फ्लो होगी करंट, वह करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, हमारा विभवांतर का। विभवांतर किसको दिखाते हैं, भी से। ये हमारा हो गया, है ना। तो ये हमारा पार्ट क्या हो गया, किसी वायर में अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें, एक वायर ले, उस वायर में टेम्परेचर को क्या कर दे, स्थिर कर दे, उसमें कोई तरीके का बदलाव नहीं होगा। तो बदलाव नहीं होने पर अगर करंट जो पास करेगा वह करंट अपने में पास होने वाले जो उसमें जो विभवांतर है ना, विभवांतर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और एक चीज याद रखिए, कभी भी यह प्रोपोर्शनलिटी जाता है तो अपने बदले में किसी को दे के जाता है। जब भी यह कहीं से छोड़ के जाएगा, जिस जगह से हम इसको हटा रहे हैं तो उस जगह में कोई दूसरा वाला पार्ट है ना, कोई दूसरा पार्ट दे के जाता है। तो यहाँ क्या होगा, आई हटेगा तो बराबर आएगा, तो आई के बदले में कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म आता है। तो यहाँ कांस्टेंट कौन सा आएगा, आर। आर मतलब क्या होगा, रेसिस्टेंस। आर मतलब क्या हमारा हो गया, रेसिस्टेंस हो गया, है ना। या फिर इसी को यहाँ पे कभी ऐसा होगा कि भी प्रोपोर्शनल टू आई दे देगा, आई प्रोपोर्शनल टू भी दे दे, या भी बराबर आई दे दे, जो यहाँ लिखा हुआ है ना, यहाँ दे दे। तो ये आई आर के बदले हमारा ये वाला जो पार्ट हमारा रहा, इसके बदले में कौन आएगा, हमारा आर आएगा। क्लियर है, इसके बदले में ठीक। तो ये क्या हो जाएगी हमारी, कि हमारा लिखा हुआ जैसे भी बराबर प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो आर आएगा। अब पहले से आई बराबर रखा हुआ है, तो ये हमारा हो गया भी बराबर आर आई। या फिर इसी को अल्फाबेट में सजा दें तो भी इक्वल टू आई आर, भी इक्वल टू आई आर। यही हमारा क्या है, एक ओम्स का नियम है। यही हमारा क्या है, ओम्स का नियम है। क्लियर है, ओम्स लॉ समझ में आई बात। ओम्स लॉ में सिंपल सा पार्ट क्या था हमारा, कि किसी भी तार में जब हमारा करंट फ्लो हो रहा हो, उस करंट फ्लो होने वाले का क्या होगा, करंट और उसका विभवांतर क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कब, जब उसका टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो। अगर वायर का टेम्परेचर कांस्टेंट कर दें तो उसमें फ्लो होने वाले करंट जो है वह अपने विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये वाला बात ये कह रहा है, उसी को बस यहाँ लिख दिया गया, है ना। अब यहाँ पे हमारा ये वाला फॉर्मूला आ गया करके कि भी इक्वल टू आई आर या भी इक्वल टू आर आई, भी इक्वल टू आई आर कहें या भी इक्वल टू आर आई कहें। यहां तक की बात हमारी हो गई। अब इसी पार्ट को क्या समझ में आया कि नहीं, इसी को यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कि यहाँ पे आर क्या नियतांक है, नियतांक मतलब कांस्टेंट है। ये जो लिखा हुआ है ना कांस्टेंट, आर क्या हमारा है, कांस्टेंट है। क्यों भाई, तो ये वाला जो सिंबल हटा, ये वाला चिन्ह जो हटा, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी। इसको हटाएंगे तो हमारा आर आया। ये जब भी हटेगा कहीं से तो कुछ ना कुछ एक कांस्टेंट टर्म दे के जाएगा। जहां से भी हटेगा एक कांस्टेंट टर्म दे के जाएगा, बिना उसको दिए कहीं वो जा नहीं सकता, और जब तक देगा नहीं तब तक जाएगा नहीं, है ना। जैसे आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा है ना कि मोहम्मद गौरी जब यहां से भारत छोड़ के जा रहा था तो अपने जगह पे कुतुबुद्दीन ऐबक को बैठा के गया था कि भाई जब तक हम आते नहीं हैं तब तक तुम बैठो, हम आएंगे तुम हट जाना, अभी हम जा रहे हैं तुम बैठो। तो वही कह रहा है कि ये हमारा हो गया, हमारा मोहम्मद गौरी, ये हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, कि ये गया कुतुबुद्दीन ऐबक बैठा, फिर ये हट जाएगा तो तुरंत वो आ जाएगा। ठीक वाला पार्ट है, तो ये वाला आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, इतना वाला पार्ट आपका क्लियर है। ओम्स का नियम समझ में आया बात कि नहीं, यहां तक की बातें समझ में अगर आई हो तो फटाफट एक बार लाइक कर देगा, हाँ सर यहां तक क्लियर है ना। फटाफट एक बार लाइक कर देख, हाँ सर यहां तक की बातें क्लियर है, हाँ है। अगर किसी पॉइंट में किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो, हाँ सर ये वाला पॉइंट अगर समझ में नहीं आया हमको, है ना। जिस पॉइंट में किसी को क्लियर हो वो वाला पॉइंट लिख के दीजिएगा। और जितना मैंने टॉपिक पढ़ाया ये सारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ये मत बोलेगा सर ये वाला पॉइंट नहीं आता, नहीं आता है ना। सोनी कुमारी, व्हाट हैपन, स्टार्टिंग हमने पहले चार्ज पढ़ा,
आवेश के बारे में पढ़ा, आवेश के बहने को, आवेश के प्रवाह को क्या कहेंगे, चार्ज कहेंगे। चार्ज को आई से दिखाते हैं, चार्ज को क्यू से दिखाएंगे, कौन से, क्यू से दिखाएंगे। फिर करंट पड़ेगा, चार्ज के फ्लो होने को क्या कहेंगे, करंट कहेंगे। करंट को हम लोग किसके दिखाते हैं, आई से दिखाते हैं, है ना। एमसीक्यू सब चीज, पहले ये वाला चैप्टर खत्म होगा, चैप्टर खत्म होने के जस्ट दूसरे दिन आपका टेस्ट होगा, है ना। चैप्टर खत्म होगी उसका टेस्ट शुरू हो जाएगा तुरंत, इसलिए इस बात को पूरा फोकस करके पढ़िएगा। वहाँ टेस्ट पे हम एक भी क्वेश्चन आपको बताएंगे नहीं, बस आप लोग को बताना है। हम आपसे पूछेंगे सर ये क्या होगा, है ना। हाँ जी वसीम जी, सबका कमेंट दिख रहा है, सबके कमेंट दिख रहे हैं। विभव विभवांतर को पोटेंशियल नहीं, विभव को कहेंगे पोटेंशियल, विभवांतर को कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। मैंने बताया दोनों का डिफरेंस क्या, पोटेंशियल डिफरेंस होगा विभवांतर और विभव हो गया पोटेंशियल, ठीक। ओम्स लॉ फिर से क्या हो, ओम्स लॉ में मैंने क्या बताया कि एक तार है, ध्यान से देखिए, है ना, ये ध्यान से देखिए दिलखुश सिंह, कि ये हमारा कोई वायर हो, इस तार में क्या करें कि करंट हमारा आई फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, तो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा यानी कि विभवांतर यानी भी होगा, या इन दोनों के बीच क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दोनों के बीच का रिलेशन क्या होगा, डायरेक्टली होगा। कब, जब उसका टेम्परेचर क्या करें, यानी उस तार का टेम्परेचर क्या कर दें, हम कांस्टेंट कर दें, क्या कर दें, कांस्टेंट कर दें, कि भाई अब इसका चेंज नहीं हो सकता, जितने डिग्री सेल्सियस पर है वो सारा डिग्री सेल्सियस को वहीं रोक दें हम, है ना, वहीं पर रोक दे। तो ये हमारा क्या हो, समझ में आ गई बात, ये हमारा हो जाएगा ओम्स लॉ। इसी को कहेंगे आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी, यहाँ लिखा हुआ है, या तो इसी को भी प्रोपोर्शनल टू आई लिख देगा, जैसे लिखने का मन हो रोक लिख दीजिए इसको। समझ में आई बात। पोटेंशियल क्या होता है, एक बार आके फिर से रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगी आपको, वहां देख लीजिएगा, है ना। मैंने पूरा पढ़ा दिया है। अब पिछला बात तो अभी पूछ रहे हैं, पोटेंशियल मैंने 3 बार पढ़ाया है अभी लगभग, कि किसी भी पॉजिटिव चार्ज को किसी एक पॉइंट से उठा करके दूसरे पॉइंट तक लाने में जितना हमारा कार्य होता है, जितना हमारा वर्क होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं, है ना। यहां तक की बात समझ में आई, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना, यहां तक प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है ना। किसी भी पॉइंट पर सारा पॉइंट मैंने बता दिया, क्लियर है। अब ये वाला है प्रतिरोध किस पे प्रभावित करता है, मैंने बता ही दिया आपको कि प्रतिरोध प्रयोग के द्वारा यह देखा गया है कि चालक का प्रतिरोध यानी आर उसकी लंबाई पर, तो मैंने बता ही दिया था आर जो है प्रोपोर्शनल होता है किसका, लेंथ का, क्लियर। उसके अनुक्रमानुपाती यानी कि हमारा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पे चला जाएगा, है ना। फिर दूसरा क्या, दूसरा पॉइंट, किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट का व्युत्क्रमानुपाती होता है ना, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब आर प्रोपोर्शनल, कहाँ गया जी, इसको हटाओ पहले, अनुप्रस्थ काट के, अनुप्रस्थ काट मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ काट मतलब ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसी को बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया या अनुप्रस्थ काट, ये वाला पार्ट ये हो गया, ठीक। अनुप्रस्थ काट इसी को बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, CSA, क्रॉस सेक्शन एरिया बराबर A, क्लियर है। तो वो क्या बता, R1/A, ये ऊपर लिख ही दिए, वही यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा, ठीक है। ये वाला पार्ट पूरा हो गया, उसी को यहाँ कर दिया कि समीकरण को दोनों को मिला दिया कि R = L/A, R = L/A। तो यहाँ देखिए क्या होगा, R प्रोपोर्शनल टू लेंथ बाय एरिया। फिर यहाँ पे कुतुबुद्दीन ये हमारा आएगा, इसको भगाएंगे तो इसको भगाएंगे तो यहाँ पे एक फिगर बनता है इस तरह का, इसको बनते हैं, इसको बोलते हैं रो, क्या कहेंगे, रो। इस रो को कहते हैं क्या, रेसिस्टिविटी। क्या कहते हैं इसको, रेसिस्टिविटी यानी कि प्रतिरोधकता। क्या कहेंगे, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता। अगर कहा जाए प्रतिरोधकता किसे कहेंगे भाई, तो ये वाला पार्ट हमारा आ जाएगा, है ना, ये वाला पार्ट हमारा आ जाएगा प्रतिरोधकता पे। तो ये वाला यहां से आ गया, पढ़ा जो पढ़ाए हैं, ये प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो हमारा एक सिंबल आएगा क्या, रो का, क्या कहेंगे इसको, रो, है ना, रो। और प्रतिरोधकता इसको कहेंगे, उसका ऐसा मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। क्या हो जाएगा, ओम मीटर। कैसे, तो यहां पता कर लेते हैं हमारा ओम मीटर कैसे होगा। रो बराबर क्या हो जाएगी, रो बराबर
ये एरिया इधर गुना में जाएगा तो आर गुना ए हो जाएगा एरिया। अब बटे क्या हो जाएगा लेंथ, बटे क्या हो जाएगा लेंथ। तो रो बराबर आर, आर का क्या होता है ओम, रेजिस्टेंस का ओम हो गया, एरिया क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, मीटर गुना मीटर। अब बटे लेंथ का क्या हो जाएगा मीटर, तो मीटर गुना मीटर कट गया, बच गया क्या ओम मीटर। ये हमारा हो गया एसआई यूनिट किसका भाई, तो किसका हो गया तो प्रतिरोधकता का, प्रतिरोधकता। ये जो रो है ये लिखा हुआ यही हमारा प्रतिरोधकता लिखा हुआ है। प्रतिरोधकता का एसआई यूनिट क्या हो गया ओम मीटर, प्रतिरोधकता का एसआई यूनिट ओम मीटर है ना, प्रतिरोधकता का एसआई यूनिट ओम मीटर। क्लियर है। आप लोग 1.5 घंटा नहीं पढ़ पाते, बताइए 1.5 घंटा पढ़ने में थक जाते हैं कि सर कब तक क्लास चलेगी, कब तक क्लास चलेगी। यहां तक समझ में आई बात। फिर क्या करा कि जहां ये हमारा क्यू जो हमारा ये जो रो लिखा हुआ है ना, रो समानुपातिक नियतांक है, ये हमारा क्या है कांस्टेंट है, ये हमारा क्या है कांस्टेंट टर्म है, इसी को भगा के यहाँ आया ये, जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं, इसी को प्रतिरोधकता कहते हैं। ये तो बता ही दिए, ये वाला पार्ट हमारा होगा। फिर इसका प्रतिरोधकता जो है पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है। क्लियर। फिर हमारा इसका यूनिट क्या हो गया ओम मीटर, ऐसा यूनिट क्या हो गया ओम मीटर। क्लियर है। इसका पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, पीडीएफ आपको पूरा मिल जाएगा। यहां तक बातें समझ में आई बात है ना, यहां तक बातें क्लियर हो गई। ये वाला पॉइंट समझ में आया, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया हो, क्या ये वाला पॉइंट समझ में आया। यस सर। चलिए आज तक यहीं तक नहीं देते हैं। नेक्स्ट अगले क्लास जो अगले इसका अगला पार्ट आएगा पार्ट 2, उस पार्ट 2 में ये कल खत्म हो जाएगा। फिर उसके अगले दिन ये चैप्टर खत्म होगी, उसके अगले दिन आपका इसका टेस्ट होगा है ना। उस टेस्ट में आपको पार्टिसिपेट करना है, टेस्ट देना है। ये वाला पार्ट क्लियर हो जाएगा। हर टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा, पूरी समझाने की पूरी गारंटी मेरी रहेगी, आपको बस ध्यान से पढ़ना है ना। इसके बाद की क्लास कल चलेगी है ना। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।